मास्टर बेस 2.0 के लेक्चर नंबर 30 में आप सब लोगों का स्वागत है। तो ये है यूनिट नंबर 4 ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 6 और आज की इस क्लास का हमारा टॉपिक है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स पार्ट 1 प्लस पार्ट 2, यानी कि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के जो आपके दोनों सप्लीमेंट्री लेक्चर्स हैं पार्ट 1 और पार्ट 2, इन दोनों लेक्चर्स के अंदर जितने भी टॉपिक आपने पढ़े हुए हैं उन सारे टॉपिक के ऊपर बेस्ड टीजीटी, पीजीटी और जीआईसी के प्रीवियस ईयर और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आज की सिंगल क्लास में हम कवर करने वाले। तो कुल मिला के इसमें जो टॉपिक्स हम कवर कर रहे हैं वो आपका हो गया ह्यूमन आई, उसकी प्रॉपर्टीज बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस हो गए वो यहां पर डिस्कस हो जाएंगे। इसके अलावा आपका टेलीस्कोप हो गया, माइक्रोस्कोप हो गया, और अगर हम आईपीस की बात करें तो आपका रैमस्टन आईपीस हो गया, हाइगेंस आईपीस हो गया, और टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, ग्रेटिंग, प्रिज्म, इन सभी के लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन और रिजॉल्विंग पावर के फार्मूले के ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चंस आते हैं इन सारे क्वेश्चंस को आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे। और जैसा कि हमने आपसे बताया है कि अगर हमारा अनुमान सही रहा तो आज के इस सिंगल लेक्चर से आपको एग्जाम में कम से कम 5 से 7 क्वेश्चंस का बेनिफिट हो सकता है। अगर आप पीछे के का भी रिकॉर्ड देखें आपके टीजीटी और पीजीटी का, तो आपके लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन और रिजॉल्विंग पावर और मैग्नीफाइंग पावर इन सब के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो 5 से 7 क्वेश्चंस का एवरेज इस सिंगल टॉपिक से कवर हो जाएगा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से। लेकिन इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ इस लेक्चर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना है, बल्कि इसका जो सप्लीमेंट्री लेक्चर है आप उसको ज्यादा प्रायोरिटी दें और उसको आप ज्यादा अच्छे से कवर करें। ठीक है, मैं हमेशा यही बात बोलता हूं कि आपको न्यूमेरिकल से पहले और ज्यादा अपने कॉन्सेप्ट के ऊपर ध्यान देना होगा, क्योंकि अगर आप देखें तो इसके जो सप्लीमेंट्री लेक्चर्स हैं अगर किसी ने उसको पूरी तरीके से कवर किया हुआ है तो इस आज के इस लेक्चर में ऐसा कुछ भी उसको नया देखने को नहीं मिलेगा। एक दो पॉइंट्स ऐसे हो सकते हैं, नहीं तो लगभग सारी चीजें जो भी न्यूमेरिकल्स में इश्यूज वगैरह आ सकते हैं, जो भी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, वो सारी चीजें हमने सप्लीमेंट्री लेक्चर में थियरी के दौरान ही एक्सप्लेन किया हुआ है। तो मैं हमेशा इस बात को बोलता रहूंगा कि आपको ज्यादा प्रायोरिटी देना है अपने कॉन्सेप्ट के ऊपर, फार्मूले के ऊपर, है ना। वो सारी थियरीज को अगर आपने अच्छे से कवर कर लिया है तो न्यूमेरिकल सिर्फ एक बार आपको इसको देखना है, सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो दोनों सप्लीमेंट्री लेक्चर्स और उसके बाद उसमें जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराए थे, एक अगला लेक्चर जो था वो 3 लेक्चर और आज का ये लेक्चर मिला करके आपके टीजीटी पीजीटी एग्जाम में 5 से 7 क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। और कुल मिलाकर के 25 क्वेश्चंस हमारे पास हैं, जिसमें से 2-3 क्वेश्चंस आपके लिए हैं, बाकी सारे क्वेश्चंस हम यहां पर जल्दी से डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहे हैं कि अ मैग्नीफाइंग ग्लास कंप्राइजेज अ सिंपल, यानी कि एक आवर्धक लेंस में एक सरल डॉट डॉट लगा होता है। मैग्नीफाइंग ग्लास के अंदर सिंपल सा क्या लगा होता है? कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव लेंस, कॉनकेव मिरर। तो आपको पता है आवर्धक लेंस या मैग्नीफाइंग ग्लास किसको बोलते हैं? आवर्धक लेंस या मैग्नीफाइंग ग्लास का मतलब होता है सरल सूक्ष्मदर्शी। सरल सूक्ष्मदर्शी यानी कि सिंपल माइक्रोस्कोप। ठीक है ना, सिंपल माइक्रोस्कोप को हम मैग्नीफाइंग ग्लास भी बोलते हैं। और सिंपल माइक्रोस्कोप में क्या होता है कि एक हैंडल होता है और उस हैंडल के अंदर एक कॉन्वेक्स लेंस या उत्तल लेंस लगा होता है, और इसकी हेल्प से हम किसी भी छोटी सी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बना करके उसको देख सकते हैं। और इसका फंक्शन आपको पता ही होगा, अगर आपने लेंस वाला वो लेक्चर देखा होगा जिसमें हमने आपको इमेज फॉर्मेशन थ्रू दी लेंस आपको बताया था, उसमें आपने ये देखा है कि जब भी हम किसी उत्तल लेंस के सामने उसके फोकस के अंदर कोई ऑब्जेक्ट को रख देते हैं तो ये लेंस उस ऑब्जेक्ट का आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बना देता है। तो इसी प्रॉपर्टीज के ऊपर ये बेस्ड है कि आप अगर किसी सिंपल माइक्रोस्कोप से किसी वस्तु को देखना चाहते हैं तो आपको यह करना होगा कि सिंपल माइक्रोस्कोप के फोकस पॉइंट के अंदर ऑब्जेक्ट को लाना होगा, तो उसका आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब आपको दिखाई देने लगेगा। ठीक है, और ये जो आपका सिंपल माइक्रोस्कोप है, अगर हम इसके आवर्धन क्षमता या मैग्नीफाइंग पावर की बात करें तो इसके मैग्नीफाइंग पावर के दोनों फार्मूले किस तरीके से हैं आपको पता है। पहला केस क्या होता है? पहला केस ये होता है कि जब आपका अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी यानी डी दूरी पर बने, तो ऐसे में मैग्नीफाइंग पावर का फार्मूला इसके केस में होता है 1 + d/f, जहां d का मान होता है 25 सेंटीमीटर यानी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। और दूसरा केस ये होता है कि जब आपका अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने, इसी को हम नॉर्मल एडजस्टमेंट भी बोलते हैं, इसको हम नॉर्मल एडजस्टमेंट भी बोलते हैं, इसको हम
रिलैक्स्ड या अनस्ट्रेन्ड आई भी बोलते हैं, है ना, रिलैक्स्ड या फिर अनस्ट्रेन्ड आई भी बोलते हैं, यानी कि श्रांत नेत्र की अवस्था भी बोलते हैं। इस टाइम नेत्र में कोई भी तनाव नहीं होता, इसी को हम श्रांत नेत्र या रिलैक्स्ड आई का केस बोलते हैं। तो इस वाले केस में आवर्धन क्षमता का फार्मूला हो जाएगा m इज इक्वल टू क्या, D/F। तो आपको ध्यान रखना है कि सिंपल माइक्रोस्कोप का ही दूसरा नाम है मैग्नीफाइंग ग्लास या फिर आवर्धक लेंस, और इसकी आवर्धन क्षमता का फार्मूला है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी के केस में 1+D/F, और अनंत वाले केस में या नॉर्मल एडजस्टमेंट में, सामान्य एडजस्टमेंट में क्या है, m इक्वल टू D/F। ठीक, तो बस यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा कॉन्वेक्स लेंस। एक उत्तल लेंस का यहां पर एक सरल उत्तल लेंस लगा होता है या कॉन्वेक्स लेंस लगा होता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो ये भी प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन है कि द अमाउंट ऑफ लाइट इंटरिंग द आई इज कंट्रोल्ड बाई, यानी नेत्र में प्रवेश करने वाला जो प्रकाश होता है वो किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है। ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ, पुतली, आइरिस, कॉर्निया और नेत्र लेंस। सबके बारे में आपको एक एक करके सब कुछ पता है। सप्लीमेंट्री लेक्चर में हमने ह्यूमन आई बना करके और उसके एक एक पार्ट को प्रॉपर तरीके से डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है और आप चैनल पर बिल्कुल नए एस्पायरेंट्स हैं या स्कॉलर हैं, तो आप सबसे पहले जाकर के इसका सप्लीमेंट्री लेक्चर देखिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या तो आप सीधे यूट्यूब पर सर्च कर लीजिए फिजिक्स स्कॉलर ऑप्टिक्स करके, तो पूरा प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। आप पूरे प्लेलिस्ट में एक तरफ से लेक्चर्स को देख सकते हैं, ठीक है ना। सप्लीमेंट्री लेक्चर देखना मस्ट है। अब इसमें देखिए, आपसे ये करें कि नेत्र में प्रवेश करने वाला प्रकाश किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है, तो ह्यूमन आई में जो प्रकाश यानी लाइट इंटर करती है वो प्यूपिल यानी कि पुतली के द्वारा, पुतली जो कि जो आपका नेत्र लेंस होता है उसके सामने जो छोटा सा होल होता है उसी को हम पुतली या नेत्र तारा बोलते हैं, प्यूपिल बोलते हैं। तो प्यूपिल की खास बात यह होती है कि जब ज्यादा प्रकाश आपके नेत्र में जा रहा होता है तो ये अपने आप छोटा हो जाता है, कम प्रकाश को ही अंदर अलाउ करता है, और जब प्रकाश की मात्रा कम होती है, आप वस्तुओं को क्लियर नहीं देख पाते, तो ये अपने आप बड़ा हो जाता है, फिर से ज्यादा प्रकाश अंदर जाने लगता है और कोई भी वस्तु आपको सही से दिखाई देने लगती है, ठीक है ना। तो ये पूरा का पूरा काम किसका होता है, पुतली या फिर नेत्र तारा का। दूसरा आप देखिए आइरिस की बात करें तो आइरिस के बारे में हमने आपको यह बताया था कि आइरिस जो है, आइरिस का जो कलर होता है वही हमारे नेत्र का कलर होता है। जैसे कुछ लोगों की आंखें भूरी हैं तो कुछ लोगों की आंखें काली हैं, कुछ लोगों की नीली हैं। तो ये जो आंखों का अलग अलग कलर हम बता रहे हैं वो एक्चुअल में हम आइरिस का कलर बताते हैं, ठीक है। तो मानव नेत्र का कलर आइरिस के कलर के ऊपर डिपेंड करता है, और जो प्यूपिल या पुतली है वो नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। और कॉर्निया क्या है, कॉर्निया है आंख के सामने का वो हिस्सा, वो पारदर्शी हिस्सा जिसमें से प्रकाश अंदर जा सकता है, जिसमें से प्रकाश अंदर जा सकता है, यानी जो सफेद वाला भाग है उसको छोड़ करके बाकी का जो हिस्सा है वो आपका कॉर्निया हो गया, ठीक है। इसी को हम स्वच्छ मंडल भी बोलते हैं। और लास्ट में आपको पता है ये क्या है, आई लेंस। आई लेंस का नेचर कई बार पूछा जाता है कि नेत्र के अंदर जो लेंस है वो किस नेचर का है। तो नेत्र के अंदर जो लेंस है ये देखिए आपका उत्तल नेचर का है। आप कह सकते हैं कि ये एक उत्तल लेंस है, एक कन्वर्जिंग लेंस है, और इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो 1.437 करके कुछ होता है। तो 1.44 आप इसको याद कर सकते हैं। 1.44 इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। एक मुलायम पदार्थ का ये बना होता है, स्पंज के जैसा होता है। और नेत्र लेंस की जो फोकस दूरी होती है उसको भी हम कम या ज्यादा कर सकते हैं, क्योंकि सिलियरी मसल से ये कनेक्ट होता है, और सिलियरी मसल्स की हेल्प से हम इसको दबा करके या इसको खींच करके इसकी फोकस दूरी या क्षमता को परिवर्तित कर सकते हैं, ठीक है। यानी वेरिएबल फोकल लेंथ होता है इसका। तो इसको हम बोलते हैं नेत्र लेंस या आई लेंस। तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा आपका क्या, पुतली या फिर प्यूपिल। चलिए अगला देखिए, अगले सवाल में क्या कर रहे हैं, The potential difference of an electron microscope is increased from 20 kilovolt to 80 kilovolt. Its resolving power will become. एक इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी है जिसका विभवांतर 20 किलोवोल्ट से बढ़ा करके 80 किलोवोल्ट कर दिया गया, तो इसकी विभेदन क्षमता कितनी हो जाएगी। और ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखें कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या होता है। नॉर्मल अगर हम टेलीस्कोप या माइक्रोस्कोप की बात करें तो उसके ऊपर हम लाइट इंसिडेंट करते हैं तब वो फंक्शन करता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का मतलब ऐसा माइक्रोस्कोप जिसमें हम लाइट इंसिडेंट नहीं कर रहे हैं बल्कि हम इलेक्ट्रॉन को इंसिडेंट कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन बीम को।
और डी ब्रॉगली जो वेव का आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ होगा, उसमें आपको पता है कि जब भी कोई पार्टिकल बहुत तेज गति से मूव करता है तो उससे एसोसिएटेड एक वेव होती है और उस वेव का अपना एक वेवलेंथ होता है जिसको मैटर वेव और डी ब्रॉगली वेवलेंथ बोलते हैं। ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की यही खास बात है कि इसमें हम लाइट इंसिडेंट नहीं करते बल्कि इलेक्ट्रॉन बीम इंसिडेंट करते हैं, और इलेक्ट्रॉन बीम से एसोसिएटेड जो वेव है उसका वेवलेंथ लाइट की वेवलेंथ की तुलना में 5000 गुना कम होती। और अगर वेवलेंथ 5000 गुना कम है तो जो विभेदन क्षमता है उस विभेदन क्षमता पर देखिए क्या प्रभाव पड़ेगा। माइक्रोस्कोप के विभेदन क्षमता या रिजॉल्विंग पावर का फार्मूला आपको याद है। माइक्रोस्कोप के लिए क्या होता है, इसको अगर हम रिजॉल्विंग पावर को R.P बोल रहे हैं तो रिजॉल्विंग पावर का फार्मूला क्या होता है, ये होता है आपका डी नहीं होता, ये तो आपका टेलीस्कोप में होता है, ये होता है 2 sin अल्फा और अपान में 1.22 डी। ये है माइक्रोस्कोप के रिजॉल्विंग पावर का फार्मूला। और अगर हम लाइट वाले माइक्रोस्कोप की बजाय इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज करें तो जो वेवलेंथ है वो क्या हो गया, 5000 गुना कम हो गया। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की वेवलेंथ लाइट माइक्रोस्कोप के लिए जो लाइट की वेवलेंथ थी उसकी तुलना में 5000 गुना कम हो गया। और अगर ये वेवलेंथ 5000 गुना कम हो गया, देखिए बिल्कुल उल्टा रिलेशन है, ये जितना कम होगा ये उतना बढ़ेगा। यानी कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का जो रिजॉल्विंग पावर है वो नॉर्मल माइक्रोस्कोप की रिजॉल्विंग पावर से 5000 गुना क्या होता है, ज्यादा होता है। तो ये प्रॉपर्टी याद रखिए और ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का रिजॉल्विंग पावर नॉर्मल माइक्रोस्कोप के रिजॉल्विंग पावर से लगभग कितने गुना अधिक होता है, तो लगभग 5000 गुना रिजॉल्विंग पावर बढ़ जाता है। ठीक है। और यहां पर आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के केस में हम इलेक्ट्रॉन बीम यूज कर रहे हैं और इलेक्ट्रॉन बीम से एसोसिएटेड लाइट का जो वेवलेंथ है उसके लिए हमारे पास डायरेक्ट एक फार्मूला है √150 और अपान में v, और यहां से सीधे सीधे हमें उस इलेक्ट्रॉन बीम से एसोसिएटेड वेवलेंथ मिल जाएगा एंगस्ट्रॉम में। ठीक है। तो निकालिए इसका रिजॉल्विंग पावर। देखिए रिजॉल्विंग पावर की अगर हम बात करें तो रिजॉल्विंग पावर वेवलेंथ के बिल्कुल इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो रिजॉल्विंग पावर प्रोपोर्शनल टू 1/λ। और यहां से देखिए लैम्डा और v का क्या रिलेशन है कि लैम्डा प्रोपोर्शनल टू 1/√v। ठीक है। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि रिजॉल्विंग पावर लैम्डा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और लैम्डा जो है वो वोल्टेज के स्क्वायर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर हम इस चीज को इस चीज से कनेक्ट करें तो हम ये कह सकते हैं ना, रिजॉल्विंग पावर प्रोपोर्शनल टू √v। ठीक है। यानी कि जो विभेदन क्षमता है वो पोटेंशियल डिफरेंस के स्क्वायर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, क्योंकि यहां से अगर आप इस रिलेशन को और इस रिलेशन को आपस में कनेक्ट करेंगे तो यही बात मिल रही है आपको। और यहां से अगर हम रेशियो निकाल लें रिजॉल्विंग पावर फर्स्ट केस में अपान रिजॉल्विंग पावर सेकेंड केस में इज इक्वल टू इनिशियल वोल्टेज और अपान में फाइनल वोल्टेज। ठीक है। तो इनिशियल वोल्टेज यहां पर है 20 किलो वोल्ट और फाइनल है 80 किलो वोल्ट। तो यहां पर 20 रख देंगे, यहां पर 80 रख देंगे, तो क्या आ जाएगा, इसको हम हटा देते हैं। यहां पर यह आ जाएगा √ में 20 किलो वोल्ट और अपान में 80 किलो वोल्ट। यूनिट से यूनिट कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल होकर 4 आएगा, स्क्वायर रूट लेने पर 1/2 हो जाएगा। तो रिजॉल्विंग पावर इनिशियल अपान रिजॉल्विंग पावर फाइनल इज इक्वल टू 1/2। हमें निकालना है फाइनल रिजॉल्विंग पावर। तो फाइनल रिजॉल्विंग पावर बराबर क्या हो जाएगा, 2 से इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा रिजॉल्विंग पावर 2 यानी कि फाइनल रिजॉल्विंग पावर बराबर 2 गुणे रिजॉल्विंग पावर 1 यानी कि फर्स्ट जो रिजॉल्विंग पावर है उसका क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा कि अगर आप वोल्टेज को 4 गुना कर देते हैं तो जो रिजॉल्विंग पावर है वो 2 गुना हो जाएगा। ठीक है ना। तो एक तो आपका ये सवाल हो गया पूरा। आप देखिए यहां से एक रिलेशन आपको मिल गया, इस फार्मूले से एक रिलेशन आपका ये बन गया और इन दोनों को मिलाकर के एक रिलेशन ये बन गया। और तीसरा यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये याद रखिए कि इलेक्ट्रॉन बीम का जो वेव है उसकी वेवलेंथ नॉर्मल जो विजिबल लाइट है उस लाइट की वेवलेंथ के रिस्पेक्ट में 5000 गुना कम होती है। और अगर वेवलेंथ 5000 गुना कम हो गया इसका मतलब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का रिजॉल्विंग पावर 5000 गुना बढ़ गया। ठीक है, 5000 गुना ज्यादा होता है। ठीक है। तो हर एक क्वेश्चन के साथ हम 3-3, 4-4 और पॉइंट्स को कवर करते हुए चलेंगे, यानी 25 क्वेश्चन का मतलब एक्चुअल में हम 75 पॉइंट को यहां पर डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है। तो ध्यान रखें कि सिर्फ क्वेश्चन का आंसर नहीं करना है, आपको उससे जुड़ी हुई बाकी चीजों को भी कवर करना है।
अब जैसे ये सवाल देखिए, इसमें क्या है, इन आई पीस बाई यूजिंग टू लेंसेज इन इंस्टीड ऑफ अ सिंगल लेंस, यानी नेत्रिका यानी आई पीस में एक लेंस की बजाय दो लेंस प्रयोग करने से क्या फायदा होता है, ठीक है ना। तो देखिए आई पीस में एक लेंस की बजाय दो लेंस यूज करने का फायदा यह है, फायदा यह होता है कि जब हम दो लेंसेज का कॉम्बिनेशन यूज करते हैं तो हम क्रोमैटिक और स्फीरिकल अबेरेशन को रिड्यूस कर सकते हैं, या तो पूरी तरह से भी खत्म कर सकते हैं या तो काफी हद तक मिनिमाइज कर सकते हैं। तो एक तो बेनिफिट यह होता है कि हमारे टेलीस्कोप या माइक्रोस्कोप में एक होता है ऑब्जेक्टिव और एक होता है आई पीस। तो जो ऑब्जेक्टिव है वो तो ठीक है, जो हमारा आई पीस होता है ना, उस आई पीस में हम सिंगल लेंस की बजाय दो लेंसेज का कॉम्बिनेशन यूज करते हैं, और उस कॉम्बिनेशन को यूज करने का बेनिफिट ये होता है कि हम उसको एडजस्टमेंट करके उनकी फोकल लेंथ और उनके बीच का डिस्टेंस एडजस्ट करके हम स्फीरिकल अबेरेशन यानी कि गोलीय विपथन और क्रोमैटिक अबेरेशन यानी कि वर्ण विपथन की समस्या को या तो पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं या तो उसको काफी हद तक रिड्यूस कर सकते हैं। तो इसलिए यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। और एक पॉइंट और है कि दो लेंसेज का कॉम्बिनेशन यूज करने पर फील्ड ऑफ व्यू भी बढ़ जाता है। फील्ड ऑफ व्यू का मतलब कि आपका जो पहले माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप था सिंगल ऑब्जेक्टिव और सिंगल आईपीस वाला, वो हो सकता है सिर्फ इतने रीजन के ऑब्जेक्ट का इमेज बना पा रहा हो। जब आप यहां पर सिंगल लेंस की बजाय दो लेंसेज का कॉम्बिनेशन यूज करते आई पीस के अंदर, तो इसका जो फील्ड ऑफ व्यू है ये और बढ़ जाता है, ठीक है ना। तो दो फायदे इसके होते हैं कि फील्ड ऑफ व्यू बढ़ जाता है, और दूसरा जो अबेरेशन होता है उस अबेरेशन की समस्या को हम खत्म कर सकते हैं या फिर रिड्यूस कर सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा कि डिफेक्ट ऑफ क्रोमैटिक एंड स्फीरिकल अबेरेशन आर रिमूव्ड इन द इमेज एंड फील्ड ऑफ व्यू इंक्रीजेज, ठीक है ना। यह अबेरेशन दूर हो जाता है और दृष्टि क्षेत्र भी बढ़ जाता है, ठीक। अच्छा, एक पॉइंट आप यहां पर देखें कि ऐसे दो आईपीस भी आपके सिलेबस में है, जिस केस की ये बात कर रहे हैं ऐसे दो आईपीस आपके सिलेबस में है। कौन कौन से हैं? एक है आपका हाइगेंस आईपीस और दूसरा है रैम्सडन आईपीस, ठीक है। हाइगेंस आईपीस और रैम्सडन आईपीस है, यानी कि दो दो लेंसेज का कॉम्बिनेशन यहां पर यूज होगा। तो हाइगेंस आईपीस और रैम्सडन आईपीस की अगर हम बात करें तो इन दोनों आईपीस के बारे में आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी होंगी। एक तो यह कि हाइगेंस आईपीस के अंदर जो लेंसेस होते हैं उनको कैसे रखा जाता है, तो इस तरीके से रखा जाता है। प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, इसकी फोकल लेंथ 3f, इसकी फोकल लेंथ f, और इनके बीच का डिस्टेंस कितना 2f, ठीक है ना। दो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस हैं और दोनों का कॉन्वेक्स सरफेस इंसिडेंट लाइट की तरफ रहेगा, और एक की फोकल लेंथ होगी 3f, दूसरे की फोकल लेंथ होगी f, और इनके बीच का डिस्टेंस होगा 2f। इसको हम बोलते हैं हाइगेंस आईपीस। और इस हाइगेंस आईपीस के लिए अगर आप क्रोमैटिक अबेरेशन और स्फीरिकल अबेरेशन को मिनिमाइज करने की जो कंडीशन होती है, अगर आपको याद हो क्रोमैटिक अबेरेशन को मिनिमाइज करने की जो कंडीशन होती है वो क्या होती है, वो होती है f1 प्लस f2 और अपान में 2, है ना, d बराबर। और स्फीरिकल अबेरेशन को मिनिमाइज करने के लिए जो कंडीशन होती है वो d बराबर होता है f1 माइनस f2। तो यहां से आप देखिए f1 प्लस f2 अपान 2 करेंगे, 3f प्लस f अपान 2 करेंगे, कितना आ जाएगा 2f। यहां से f1 माइनस f2 करिए, 3f माइनस f करिए, कितना आ गया 2f। और देखिए d बराबर 2f, d बराबर 2f, मतलब क्रोमैटिक अबेरेशन को भी मिनिमाइज करने के लिए दोनों के बीच का सेपरेशन 2f होना चाहिए, और स्फीरिकल को भी मिनिमाइज करने के लिए दोनों के बीच का सेपरेशन 2f होना चाहिए, और यहां पर 2f है। इसका मतलब कि हाइगेंस आईपीस एक ऐसा आईपीस है जिसमें क्रोमैटिक अबेरेशन और स्फीरिकल अबेरेशन बिल्कुल पूरी तरह से हम खत्म कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो एडजस्टमेंट होता है वो इन दोनों ही कंडीशंस को बहुत ही अच्छे तरीके से सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक। तो इसको रखने का तरीका, दोनों लेंसेज का नेचर, इनकी फोकल लेंथ और इनके बीच की गैपिंग, और उस गैपिंग के बेसिस पर स्फीरिकल और क्रोमैटिक अबेरेशन को सेटिस्फाई करने की कंडीशन, इतनी चीजें आपको इन दोनों ही आईपीस के बारे में याद रखना। तो ये आपका हो गया हाइगेंस आईपीस। अब हम आपको दिखा देते हैं रैम्सडन आईपीस किस तरीके से है और उसका फोकल लेंथ वगैरह क्या है, ठीक है। तो देखिए रैम्सडन आईपीस की अगर हम बात करें तो इसमें तो दोनों कॉन्वेक्स सरफेस इस तरफ थे, लेकिन इसमें क्या होता है, दोनों कॉन्वेक्स सरफेस एक दूसरे की तरफ फेस करते हैं ऐसे, और इसमें फोकल लेंथ 3f और f था, इसमें फोकल लेंथ सेम है, ये भी f है और ये भी f है, और इनके बीच की जो गैपिंग होती है वो होती है 2/3f के, 2/3f के। और अब अगर आप यहां पर स्फीरिकल अबेरेशन और क्रोमैटिक अबेरेशन की कंडीशन ले आएंगे तो ये उस दोनों ही कंडीशन में से किसी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि रैम्सडन आईपीस के अंदर क्रोमैटिक और स्फीरिकल अबेरेशन की समस्या होती है,
जबकि हाइगेंस आईपीस के अंदर यह समस्या पूरी तरह से खत्म हो जाती है। ठीक है, ऐसा नहीं कि रैम्सडन आईपीस में क्रोमैटिक और स्फीरिकल एबेरेशन की समस्या बहुत ज्यादा है। इनका ये जो शेप है और इनको रखने का ये जो तरीका है, प्लेन सरफेस इधर रख दिया हमने और इधर वाले प्लेन सरफेस को इधर रख दिया, इस वजह से स्फीरिकल एबेरेशन भी या इसमें भी काफी हद तक रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो दोनों के अपने फायदे नुकसान है, मेरिट्स और डीमेरिट्स हैं। आपको बस इतना ही याद रखना है, बहुत ही लिमिटेड चीजें पढ़नी है कि हाइगेंस आईपीस में जो लेंसेस यूज हो रहे हैं वो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, 3f और f फोकल लेंथ के, इनके बीच की डिस्टेंस 2f है। और इसमें f और f फोकल लेंथ वाले लेंस यूज हो रहे हैं, दोनों प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है और इनके बीच का सेपरेशन 2/3f है। ये दोनों ही कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, मिनिमाइज करने वाले को ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इसमें दोनों ही कॉन्वेक्स जो सरफेसेस होंगे कॉन्वेक्स लेंस के, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस के, वो इंसिडेंट लाइट की तरफ होंगे, जबकि इसमें दोनों एक दूसरे की तरफ फेस कर रहे हो। ठीक है, तो बस इतनी बातें आप याद रखें। तो ये आपका आईपीस हो गया, जिसकी हेल्प से हम अबेरेशन को रिड्यूस भी करते हैं और फील्ड ऑफ व्यू भी बढ़ जाता है। अगला सवाल देखिए, तो इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि द रिजॉल्विंग लिमिट ऑफ अ टेलीस्कोप विथ ऑब्जेक्टिव डायमीटर ऑफ 1 इंच एंड लाइट ऑफ वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम इज, यानी कि एक दूरदर्शी के अभिदृश्यक का व्यास दिया हुआ है 1 इंच और प्रकाश की तरंगदैर्घ्य है 6000 एंगस्ट्रॉम, तो आपको इस दूरदर्शी की विभेदन सीमा यानी कि रिजॉल्विंग पावर बतानी। अब आपको यह पता होगा सप्लीमेंट्री लेक्चर से कि रिजॉल्विंग पावर क्या होता है, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन क्या होता है, माइक्रोस्कोप के केस में यह फार्मूला क्या होता है और टेलीस्कोप के केस में क्या होता है, प्रिज्म के केस में क्या होता है, ग्रेटिंग के केस में क्या होता है। सारे केस में आपको लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन और रिजॉल्विंग पावर के फार्मूले याद रखने चाहिए। ठीक है, तो अभी के लिए हम यहां पर थोड़ा सा आपको रिवाइज करा देते हैं। टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप के लिए ये फार्मूले किस तरीके से याद कर सकते हैं और क्या दोनों में सिमिलरिटी या डिफरेंस है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन की, यानी कि विभेदन सीमा की। ठीक है, तो दूरदर्शी के विभेदन सीमा का फार्मूला होता है 1.22 लैम्डा अपान डी, जहां पर लैम्डा इंसिडेंट लाइट का वेवलेंथ है और डी ऑब्जेक्टिव लेंस का डायमीटर है या ऑब्जेक्टिव लेंस का अपर्चर है। ठीक है, तो विभेदन सीमा आपने निकाल लिया टेलीस्कोप का, और विभेदन सीमा का जो उल्टा होता है उसी को हम बोलते हैं विभेदन क्षमता यानी रिजॉल्विंग पावर। तो इसका फार्मूला हो जाएगा डी अपान में 1.22 लैम्डा के। और ये फार्मूला ये भी याद रखना है कि ये टेलीस्कोप के लिए फार्मूला है। माइक्रोस्कोप के लिए यही फार्मूले अगर हम लिखेंगे तो माइक्रोस्कोप के लिए हमारे पास विभेदन सीमा का फार्मूला क्या बन जाएगा। देखिए एक ही बात आती है इसमें सिंपल सी, माइक्रोस्कोप के केस में जहां जहां इसमें डी लिखा हुआ है माइक्रोस्कोप में डी बराबर हो जाएगा 2 साइन अल्फा के। और ये तब यूज होगा जब ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्टिव के बीच का मीडियम होगा एयर या फिर वैक्यूम, यानी वस्तु और अभिदृश्यक लेंस के बीच अगर वायु या निर्वात है तो ऐसे में डी बराबर 2 साइन अल्फा से रिप्लेस कर दीजिए, माइक्रोस्कोप का फार्मूला बन जाएगा। और अगर उनके बीच में कोई पारदर्शी माध्यम रख दिया जाए जिसका अपना कोई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, तो ऐसे में फिर आपको डी बराबर लिखना होगा म्यू साइन अल्फा, अगर कोई भी म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला मीडियम आ जाए तो। ठीक है, तो अब देखिए माइक्रोस्कोप का जो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन है, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन का फार्मूला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.22 लैम्डा अपान डी की जगह पर आप ये लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, डिपेंड करेगा मीडियम क्या है। तो हम इन जनरल कोई मीडियम लेके चल रहे हैं क्योंकि एयर या वैक्यूम हुआ तो म्यू की जगह पर 1 रखेंगे तो ये मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 2 म्यू साइन अल्फा। और इस वाले फार्मूले की बात करें तो इसी का उल्टा करने से आता है, तो इसका उल्टा करने से अगला आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 म्यू साइन अल्फा और अपान में 1.22 लैम्डा। तो ये हो गया माइक्रोस्कोप का लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन यानी कि विभेदन सीमा, और ये हो गया उसकी विभेदन क्षमता यानी कि रिजॉल्विंग पावर। ठीक है, तो ये चारों फार्मूले और उनके बीच का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। ऐसा ना हो जाए कि आप विभेदन सीमा की जगह पर विभेदन क्षमता वाला फार्मूला यूज कर रहे हैं और विभेदन क्षमता की जगह पर विभेदन सीमा का फार्मूला यूज कर रहे हैं। ऐसा ना हो जाए कि आप टेलीस्कोप के केस में माइक्रोस्कोप वाला फार्मूला रख रहे हैं और माइक्रोस्कोप के केस में टेलीस्कोप का फार्मूला रख रहे हैं, तो ये थोड़ा कंफ्यूजन करता है। आपको इसको बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियरली याद करना होगा, इनके बीच का डिफरेंस भी ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो इस सवाल को हमें हल करने के लिए विभेदन सीमा निकालना है टेलीस्कोप का, तो हमें यही वाले फार्मूले को यूज करना होगा। यहां पर आप सीधे सीधे वैल्यू रखिए और कैलकुलेट कर लीजिए 1.22 और लैम्डा की वैल्यू कितनी है 6000 एंगस्ट्रॉम है, तो एंगस्ट्रॉम में तो रखेंगे नहीं,
इसको हम रखेंगे 10 पावर माइनस 10 किया हमने मीटर में, और 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए सेंटीमीटर में। क्यों? क्योंकि जो डी हम रखने वाले हैं वो सेंटीमीटर में रखने वाले हैं, ये इंच में दिया था, इसको हम रखेंगे 2.54 क्या सेंटीमीटर। 1 इंच बराबर 2.5 सेंटीमीटर होता है, वो हमने यहां पर रख दिया। अब इसको आप पूरा सॉल्व कर लीजिए और सॉल्व करने के बाद कैलकुलेशन कर लीजिएगा आप। ये 1.22 इंटू में ये 6 और अपान में 2.54 और इंटू देखिए ये 3 और माइनस ये कितना 2, 3 और 2 5 हुआ, प्लस 5 माइनस 10 माइनस 5 हुआ, माइनस 5 यानी यहां पर क्या हो गया 10 पावर माइनस में 5। अब यहां से आप इसको जब डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड करने के बाद जो रिजल्ट यहां से निकल के आएगा ये लगभग आप देखिए 1.2 है और ये 2.5 है, तो लगभग 2 गुना है ना, 2 गुने से थोड़ा सा ज्यादा। और अगर ये 2 गुने 2 से थोड़ा सा ज्यादा हुआ तो डिवाइड करने पर 3 नहीं आएगा बल्कि 3 से थोड़ा कम, और ये कितना आ जाएगा 10 की पावर माइनस में 5। तो 2 पॉइंट समथिंग यहां पर आएगा, उसको आप उससे आप 6 को डिवाइड करिएगा तो 3 से थोड़ा सा ही कम आएगा। और ये और देखिए ऑर्डर से भी पता चल जाएगा ना, ये 10 पावर माइनस 5, अगर हम देखें 3 से थोड़ा कम ये भी है, थोड़ा कम ये भी है, लेकिन ऑर्डर से आपको पता चल गया ये 10 पावर माइनस 5 में आ रहा है और ये 10 पावर माइनस 7 में आ रहा है। और अगर ऑर्डर भी सेम होता फिर तो आपको डिवाइड करना पड़ता। तो आप कोशिश करिए कि कम से कम कैलकुलेशन के अंदर आपको घुसने की जरूरत पड़े। अगर ऊपर ऊपर ही ऑप्शन आप देख लीजिए कि कैसे कैसे ऑप्शन है, तो यहां से आप गेस कर सकते हैं, आपको कोई एग्जैक्ट कैलकुलेशन की कोई जरूरत ही नहीं। और ऐसे बहुत सारे सवाल आते हैं जिसमें आपको एग्जैक्ट कैलकुलेशन में नहीं जाना है, आपको ऊपर से ही इस नंबर्स को देखने से ही आपको पता चल जाएगा कौन सा आंसर यहां पर मैच करेगा, है ना। तो ये 1.2 था, ये 2.5 था, तो अगर 2.4 होता तो एग्जैक्टली 2 टाइम्स डिवाइड होता, लेकिन थोड़ा ज्यादा था तो डिवाइड करने पर 2 से भी थोड़ा ज्यादा जाएगा, और 2 से ज्यादा है तो 6 को डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स तो जाएगा नहीं, 3 से थोड़ा सा कम आएगा तो 2.88 या 2.9 हो सकता था। और यहां पर ऑर्डर आपने देख लिया 10 पावर माइनस 5 है, तो इसका मतलब आंसर नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। और ये जो विभेदन सीमा की वैल्यू आती है वो एंगल होता है तो रेडियन में आ जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका टेलीस्कोप के लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन का क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, द एंगुलर रेजोल्यूशन ऑफ अ 10 सेंटीमीटर डायमीटर टेलीस्कोप एट अ वेवलेंथ ऑफ 5000 एंगस्ट्रॉम इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ, यानी सेम टाइप का ही क्वेश्चन है। इस बार आपको जो टेलीस्कोप का डायमीटर है, ऑब्जेक्टिव का डायमीटर है वो है 10 सेंटीमीटर, और जो लाइट इंसिडेंट हो रही है वो है 5000 एंगस्ट्रॉम, और आपको एग्जैक्ट वैल्यू भी नहीं बतानी, वही 10 के पावर वाली जो वैल्यू आती है जिसको ऑर्डर बोलते हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन का क्या बताना है, ऑर्डर बताना है। तो आप ऑर्डर बताइएगा, जो भी इसका आंसर आता है सॉल्व करने के बाद आप इसको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहे हैं कि एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इज कंस्ट्रक्टेड बाय 2 कॉन्वेक्स लेंसेज, फोकल लेंथ 100 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, ठीक है। When it is used to see far away object, the final image is formed at the distance of 25 centimeter from the eye lens. Magnifying power of the instrument is, ठीक है। टेलीस्कोप का केस दिया हुआ है, तो आपको पता है टेलीस्कोप में जो हमारा ऑब्जेक्टिव होता है वो बड़े साइज का होता है और जो हमारा आई पीस होता है वो छोटे साइज का होता है। इसका कारण भी कई बार पूछा जाता है कि टेलीस्कोप में ऑब्जेक्टिव का साइज बड़ा क्यों रखना है। तो देखिए, टेलीस्कोप में ऑब्जेक्टिव का साइज बड़ा रखने के 2 फायदे होते हैं। एक ये कि ऑब्जेक्टिव का साइज बड़ा रखने पर इसका जो मैग्नीफाइंग पावर होता है वो बढ़ जाता है, यानी जिस ऑब्जेक्ट को आप देख रहे हैं उसका इमेज काफी बड़ा दिखता है। और दूसरा ये कि जो इमेज बना वो इमेज बहुत ज्यादा क्लियर बनता है, स्पष्ट बनता है, क्योंकि ढेर सारी लाइट इसके अंदर से होकर के जाएगी, जिसका और ज्यादा यानी उस ऑब्जेक्ट का और ज्यादा क्लियर इमेज बनेगा। अगर आप छोटा सा ऑब्जेक्टिव लेंगे तो उसके अंदर थोड़ी सी लाइट जाएगी, थोड़ी सी लाइट को मिलाकर के जो इमेज बनेगा उसकी ब्राइटनेस भी थोड़ा ही होगा, कम ही होगा। तो अपर्चर को बड़ा रखने का या ऑब्जेक्टिव लेंस के साइज को बड़ा रखने का यह फायदा होता है कि जो इमेज बनता है, एक तो वो इमेज काफी ज्यादा बड़ा हो जाता है, मैग्नीफाइंग पावर इस पूरे सिस्टम का बढ़ जाता है। दूसरा ये कि जो इमेज होता है वो नीट और क्लीन बनता है, ठीक है। बाकी आप इसको जोड़ सकते हैं, टेलीस्कोप का जो आपका रिजॉल्विंग पावर का फार्मूला आप इसको वहां से भी जोड़ सकते हैं। टेलीस्कोप का जो रिजॉल्विंग पावर है वहां से भी आप इसको जोड़ सकते हैं कि आप देखिए, अभी आपने देखा कि टेलीस्कोप की रिजॉल्विंग पावर का फार्मूला क्या है, इसका फार्मूला D/1.22 लैम्डा। तो इसका मतलब यह कि रिजॉल्विंग पावर अगर आपको टेलीस्कोप का बढ़ाना है, मतलब यह कि किसी भी ऑब्जेक्ट को, दूर का जो ऑब्जेक्ट है नजदीक नजदीक दिख रहा है उसको बिल्कुल सेपरेट और क्लियर देखना है, ऐसी क्षमता अगर इसकी हमें बढ़ानी, विभेदन क्षमता बढ़ानी है, तो हमें इसके ऑब्जेक्टिव का जो अपर्चर है वो क्या करना होगा,
बढ़ाना ही होगा, ये बढ़ेगा तो रिजॉल्विंग पावर भी बढ़ेगा, और रिजॉल्विंग पावर बढ़ने का मतलब दो नजदीक नजदीक वाले ऑब्जेक्ट का इमेज एकदम नीट, क्लीन और बिल्कुल स्पष्ट अलग अलग दिखाई देगा। तो ये सारे फायदे हैं ऑब्जेक्टिव के साइज को ज्यादा रखने के। फिलहाल यहां पर आपको दिया हुआ है ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ है 100 सेंटीमीटर और आईपीस का है 5 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्टिव पहले होता है, आईपीस बाद में होता है, उसी सीक्वेंस में दिया हुआ है। तो ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ और आईपीस का फोकल लेंथ दिया हुआ है, ये 100 सेंटीमीटर और ये आपका 5 सेंटीमीटर। जो भी यहां पर आप ऑब्जेक्ट, जिस भी ऑब्जेक्ट का आप इमेज देख रहे हैं, वो फाइनल इमेज जब बना, क्योंकि एक तो इसका इमेज इससे बनेगा इधर कहीं पर, फिर इसका इमेज ये आईपीस बनाएगा इधर कहीं पर, काफी बड़ा है ना, और इस वाली वस्तु की तुलना में सीधा, लेकिन इसकी तुलना में उल्टा। तो ये जो आपका इमेज बना, ये कह रहे हैं कि फाइनल इमेज इस आईपीस से 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर बना। इसका मतलब इसके मैग्नीफाइंग पावर के जो दो फार्मूले हम लोग जानते हैं, डी डिस्टेंस वाला, एक नॉर्मल एडजस्टमेंट यानी इन्फिनिटी वाला, तो इसमें से हमें पहला वाला ही फार्मूला यूज करना होगा, मैग्नीफाइंग पावर m इक्वल टू माइनस FO अपान FE और ब्रैकेट में 1 प्लस FE अपान D, है ना, ये फार्मूला होता है। तो ये फार्मूला होता है कब, जब फाइनल इमेज डी डिस्टेंस तक बने तब। अगर फाइनल इमेज इंफिनिटी पर बनता है तो इंफिनिटी वाले केस में मैग्नीफाइंग पावर का फार्मूला हो जाएगा टेलीस्कोप के लिए माइनस FO अपान में FE। तो ये सवाल में आपको ये केस दिया हुआ कि ये 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर इमेज बन रहा है, इसका मतलब हमें ये वाले मैग्नीफाइंग पावर से सॉल्व करना होगा और यहीं से हम m की वैल्यू निकालेंगे। तो रख दीजिए m की वैल्यू, m इक्वल टू, देखिए इस माइनस से कोई मतलब नहीं है। जब भी आप टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप या किसी का भी मैग्नीफाइंग पावर निकालेंगे, माइनस को आप हटा देंगे फार्मूले से, क्योंकि माइनस सिर्फ इस बात का मैसेज देता है कि जो फाइनल इमेज बना वो इनिशियल ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में उल्टा था। जो फाइनल इमेज बना वो इनिशियल ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में इन्वर्टेड है, उल्टा है, उस चीज को बताने के लिए माइनस आया हुआ, बाकी इसका कोई लेना देना नहीं है। तो m इक्वल टू FO 100 अपान FE कितना 5 और ब्रैकेट में 1 प्लस FE 5 और अपान में D कितना 25। इसको सॉल्व कर लीजिए, यहां पर 5 हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लीजिए, यहां पर 20 हो जाएगा, यानी ये 20 हो गया, और यहां पर 5 और 1 6, 6 बटे में 5, ये हो गया 4 और 6 गुणे 4 यानी कि 24, यानी कि m की वैल्यू कितनी आ जाएगी 24, और इसका कोई यूनिट नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो सिर्फ फार्मूला याद रखना था, कोई स्पेशल चीज नहीं है यहां पर। बट ये क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं तो आपको ये आइडिया लग पा रहा होगा कि ऐसे ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको ज्यादा करनी है, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस कई बार रिपीट हो चुके हैं, पूछे जा चुके। ठीक है, द रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप इज मैक्सिमम फॉर, टेलीस्कोप का जो रिजॉल्विंग पावर है वो किस कलर के लिए सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, तो टेलीस्कोप के रिजॉल्विंग पावर का फार्मूला क्या होता है, सबसे पहले टेलीस्कोप की लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन का फार्मूला देखिए क्या है, 1.22 लैम्डा अपान डी, ये है लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ टेलीस्कोप। रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप का फार्मूला इसी का उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा डी अपान में 1.22 लैम्डा। ठीक है, और आप देख रहे हैं कि टेलीस्कोप का जो रिजॉल्विंग पावर होता है वो वेवलेंथ के बिल्कुल इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। आपको पता करना है कि विभेदन क्षमता या रिजॉल्विंग पावर किसके लिए मैक्सिमम होगा, तो रिजॉल्विंग पावर अगर आपको मैक्सिमम चाहिए तो आपको इस लैम्डा की वैल्यू मिनिमम रखनी होगी। मतलब जिस कलर का वेवलेंथ जितना कम होगा उस कलर के लिए आपके टेलीस्कोप का रिजॉल्विंग पावर उतना ज्यादा होगा। तो अधिकतम चाहिए तो आपको इसको न्यूनतम रखना होगा। और आपको पता है प्रिज्म वाले इस डिस्पर्सन फेनोमेना से कि जब व्हाइट लाइट जाती है तो सबसे नीचे आता है वायलेट और सबसे ऊपर आता है रेड, और ये वायलेट से रेड का जो सीक्वेंस है VIBGYOR, ये सीक्वेंस होता है वेवलेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर। वेवलेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ इस टाइम वेवलेंथ बढ़ रहा है। सबसे ज्यादा वेवलेंथ होता है रेड का और सबसे कम वेवलेंथ होता है वायलेट का। तो सबसे कम अगर वेवलेंथ है वायलेट का, इसका मतलब सबसे ज्यादा रिजॉल्विंग पावर किसके लिए होगा, वायलेट के लिए होगा। और यहां पर वायलेट नाम नहीं दिया हुआ, तो वायलेट के बाद इंडिगो और इंडिगो के बाद ब्लू, तो वायलेट और इंडिगो दोनों नहीं है, इसका मतलब जो सबसे पहले नंबर पर यहां आएगा वो कौन हो जाएगा, ब्लू। तो इसका वेवलेंथ इन चारों में सबसे कम है, इसीलिए इसके लिए टेलीस्कोप का रिजॉल्विंग पावर क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा। ठीक है, अगर मान लीजिए ये अधिकतम की बजाय न्यूनतम पूछते तो आपको पता है इन चारों में रेड कलर की लाइट जो है उसका वेवलेंथ है सबसे ज्यादा, और जिसका वेवलेंथ होगा सबसे ज्यादा उसके लिए रिजॉल्विंग पावर हो जाएगा सबसे कम।
ठीक है, तो अधिकतम हो जाएगा ब्लू के लिए या वायलेट के लिए और न्यूनतम हो जाएगा रेड के लिए रिजॉल्विंग पावर की वैल्यू। और लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन पूछते तो इसी का उल्टा रिजल्ट हो जाता, क्योंकि लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन का फार्मूला रिजॉल्विंग पावर के फार्मूले का बिल्कुल उल्टा होता है, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ज्यादा वेवलेंथ ज्यादा लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, कम वेवलेंथ कम लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। ठीक है, तो आप ध्यान रखें इस चीज को। अगला सवाल देखिए, अगले सवाल में क्या कह रहे हैं कि जनरल एक्सप्रेशन फॉर द रिजॉल्विंग पावर ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट इज, किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की रिजॉल्विंग पावर का जनरल एक्सप्रेशन क्या होता है। देखिए, आपने टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप के लिए तो फार्मूला देख लिया रिजॉल्विंग पावर का, लेकिन दो और इंस्ट्रूमेंट का नाम याद रखिए जिनको हम स्पेक्ट्रोग्राफिक डिवाइस बोलते हैं। स्पेक्ट्रोग्राफिक डिवाइस का मतलब यह है कि ऐसी डिवाइसेस जिसमें स्पेक्ट्रम बनता है, और ऐसी दो डिवाइसेस हैं जिनके फार्मूले आपको याद रखने हैं। एक तो प्रिज्म हो गया आपका, और दूसरा आपका कौन है, यहां पर कौन है, ग्रेटिंग, है ना। प्रिज्म के बारे में तो पीछे आपने बहुत कुछ पढ़ लिया है, ग्रेटिंग के बारे में हम आगे के वेव ऑप्टिक्स जब स्टार्ट करेंगे तो वहां पर पढ़ेंगे। तो जो प्रिज्म होता है और जो ग्रेटिंग होता है, इनके डिस्पर्सिव पावर की अगर हम बात करें, सॉरी इनके जब रिजॉल्विंग पावर की बात करें, टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप तो पीछे हो गया, तो प्रिज्म हो या ग्रेटिंग हो, इनका जो रिजॉल्विंग पावर है उसका जनरल फार्मूला है लैम्डा अपान डी लैम्डा, लैम्डा अपान डी लैम्डा। ठीक है, ये जनरल फार्मूला है इन स्पेक्ट्रोग्राफिक डिवाइसेस के रिजॉल्विंग पावर के लिए, विभेदन क्षमता के लिए। बाकी ये जनरल फार्मूला अगर हम स्पेसिफिकली प्रिज्म के लिए लिखेंगे तो ये होता है टी इंटू डी म्यू अपान में डी लैम्डा। ये पूरा हो गया प्रिज्म के रिजॉल्विंग पावर का फार्मूला। और इसके लिए अगर लिखेंगे तो ये हो जाएगा स्मॉल एन इंटू में कैपिटल, ये हो गया आपका ग्रेटिंग का रिजॉल्विंग पावर का फार्मूला। ठीक है ना। इसमें टी क्या है, टी है इस प्रिज्म के आधार की चौड़ाई या मोटाई कह लीजिए, है ना। और म्यू क्या है, इसका मटेरियल। और लैम्डा मतलब लैम्डा के लिए, मतलब म्यू की वैल्यू लैम्डा के हिसाब से किस तरीके से बदल रही है, रेट ऑफ चेंज ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू इंसिडेंट वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट। और यहां देखिए स्मॉल एन जो है वो ऑर्डर ऑफ फ्रिंज है, ऑर्डर ऑफ पैटर्न है, और ये एन का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ लाइंस। जब आप ग्रेटिंग पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि टोटल नंबर ऑफ लाइंस, यानी ग्रेटिंग के अंदर जो लाइंस होती हैं, टोटल नंबर ऑफ लाइंस, वो कैपिटल एन है। और एन जो है वो ऑर्डर बता रहा है, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर। ठीक है ना। तो ये जनरल फार्मूला होता है लैम्डा अपान डी लैम्डा, लैम्डा अपान डी लैम्डा। अब यहां पर एक पॉइंट आप ये ध्यान रखें कि लैम्डा अपान डी लैम्डा वाला ये जो फार्मूला है, लैम्डा अपान डी लैम्डा स्पेक्ट्रोस्कोपिक डिवाइसेस के रिजॉल्विंग पावर का जो जनरल फार्मूला है, इसके ऊपर जब न्यूमेरिकल पूछा जाता है तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि लैम्डा की जगह पर कौन सा वाला लैम्डा रखे। जो लैम्डा की स्मॉल वैल्यू है उसको रखना है कि जो बड़ी वाली वैल्यू है उसको यहां पर रखना है। और यहां का तो क्लियर है कि दोनों जो वेवलेंथ आपको दिया हुआ है उसका डिफरेंस रखना होता है। तो देखिए एक्चुअल में होता क्या है कि हमारे पास रिजोल्यूशन को लेकर के एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है जिसको हम बोलते हैं रेले क्राइटेरियन ऑफ रेजोल्यूशन, है ना। रेले क्राइटेरियन, वैसे हम जब डिफ्रैक्शन वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो वहां पर ये आएगा। तो रेले क्राइटेरियन ऑफ रेजोल्यूशन में क्या बताया था रेले ने, कि अगर कोई भी दो ऑब्जेक्ट बहुत दूर हैं और एक दूसरे से बहुत ज्यादा नजदीक हैं, तो इन दोनों ही ऑब्जेक्ट का बिल्कुल क्लियर और स्पष्ट इमेज आपको कब दिखाई देगा। तो वो कहते हैं कि ये तब ऐसा पॉसिबल होगा जब पहले वाले ऑब्जेक्ट का जो डिफ्रैक्शन पैटर्न है उसमें जो उसका सेंट्रल मैक्सिमा है वो दूसरे वाले ऑब्जेक्ट के डिफ्रैक्शन पैटर्न के पहले मिनिमा से कोइंसाइड करेगा या उसके ऊपर पड़ेगा, तब जाकर के आप इन दोनों ऑब्जेक्ट को क्लियरली रिजॉल्व करके किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से देख सकते। और इसके लिए जब हमारे पास जो ग्राफ मिलता है डिफ्रैक्शन पैटर्न का, वो यही है कि सपोज कि जो पहला वाला ऑब्जेक्ट है उसका जो डिफ्रैक्शन पैटर्न हमें मिलता है, सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न, वो इस तरह से मिलता है, और इसका ये सेंट्रल मैक्सिमा है। अब देखिए ये दोनों ऑब्जेक्ट आपको क्लियरली तभी दिखाई देंगे जब इसके सेंट्रल मैक्सिमा के ऊपर दूसरे वाले का फर्स्ट मिनिमा आकर के गिरे। यानी कि आप कह सकते हैं कुछ ऐसी सिचुएशन हो कि यहां से यहां, जैसे ये होता है, ये फर्स्ट मिनिमा है, ये फर्स्ट मिनिमा है, तो दूसरे वाले की फर्स्ट मिनिमा यहां पर होनी चाहिए। यानी ये कुछ ऐसे स्टार्ट हो, इस तरीके से ये अब आगे बढ़े और ये भी इस तरीके से आगे चला जाएगा। तो आप देखिए कि इस वाले का जो फर्स्ट मिनिमा है और इस वाले पहले वाले का जो सेंट्रल मैक्सिमा है वो एक दूसरे के साथ कोइंसाइड कर रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में ये दोनों ऑब्जेक्ट हमको
बिल्कुल क्लियरली जस्ट रिजॉल्व वाली कंडीशन में दिखाई देंगे। ठीक है, और यहां पर ये जो इस टाइम वेवलेंथ है, ये अगर हम स्पेक्ट्रोग्राफ पर देखें, स्पेक्ट्रोमीटर पर, तो ये लैम्डा है और इसका जो पहला मैक्सिमा है, सेंट्रल मैक्सिमा है, ये है लैम्डा प्लस डी लैम्डा की। यानी कि इससे अब आपको पता चल पा रहा है कि जस्ट रिजॉल्व वाली कंडीशन में दोनों के जो फर्स्ट या दोनों के जो सेंट्रल मैक्सिमा है, उन सेंट्रल मैक्सिमा के बीच का जो वेवलेंथ का गैप है वो है डी लैम्डा। यह है लैम्डा और यह है लैम्डा प्लस डी लैम्डा, यानी कि डी लैम्डा का डिफरेंस। और लैम्डा जो है वो इनिशियल वाली वैल्यू है वेवलेंथ की, यानी कम वाली जो वैल्यू है वो यहां पर रखी जाएगी लैम्डा की, और दोनों ज्यादा वाली और कम वाली का जो डिफरेंस है वेवलेंथ का, वो डी लैम्डा की वैल्यू यहां पर रखी जाएगी। तो जब भी कभी आपको इस वाले फार्मूले के ऊपर क्वेश्चन को सॉल्व करना हो, रिजॉल्विंग पावर निकालना हो इन डिवाइसेस का, तो आप ध्यान रखें कि जो लैम्डा की स्मॉल वैल्यू है उसको आप यहां रखिएगा और बाकी दोनों का जो डिफरेंस है वो यहां रख देंगे, तो आपका रिजॉल्विंग पावर बिल्कुल सही आएगा। ठीक है, और इस चीज को भी आप याद रखें, इसको हम बोलते हैं सॉरी रेले क्राइटेरियन ऑफ रेजोल्यूशन। ठीक है, तो ये पूछा जाता है रेले क्राइटेरियन ऑफ रेजोल्यूशन किस फेनोमेनन के ऊपर बेस्ड है, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, रिफ्लेक्शन। तो आप कहेंगे क्या, डिफ्रैक्शन वाली जो फेनोमेना है वो इसके अंदर यहां पर इन्वॉल्व है रेले क्राइटेरियन ऑफ रेजोल्यूशन में। ठीक है, तो फिलहाल यहां पर जनरल फार्मूला इन्होंने पूछा था, इसके ऊपर इतनी सारी बातें हो गई, तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ये जनरल फार्मूला है किसी भी स्पेक्ट्रोग्राफिक डिवाइसेस के रिजॉल्विंग पावर के लिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन है कि इन अ रैम्सटन आईपीस द फोकल लेंथ ऑफ टू प्लेनो कॉन्वेक्स लेंसेज शुड बी। ये तो हमने पीछे एक्सप्लेन भी कर दिया, जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि आईपीस में हम एक लेंस की बजाय दो लेंस क्यों यूज करते हैं, तो उसका आंसर आपने देखा कि एक तो फील्ड ऑफ व्यू बढ़ जाता है, दूसरा ये कि जो अबेरेशंस हैं जैसे क्रोमेटिक अबेरेशन, स्फीरिकल अबेरेशन, ये काफी हद तक रिड्यूस हो जाते हैं। तो हम अगर बात करें रैम्सटन आईपीस की, तो आपने देखा कि रैम्सटन आईपीस इस तरीके से रखा होता है कि इसमें दो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस होते हैं, दोनों लेंसेज का फोकल लेंथ f होता है और इनके बीच की जो गैपिंग या डिफरेंस है वो होता है 2/3 f की। ठीक है, तो यहां पर आपसे फोकल लेंथ का इन्होंने रेशियो पूछा हुआ है, यानी कि f और f दोनों सेम है, यानी कि 1:1 हो जाएगा। यही चीज अगर ये रैम्सडन आईपीस की बजाय, रैम्सडन आईपीस की बजाय अगर ये आपसे पूछे होते हाइगेंस आईपीस के लिए, तो हाइगेंस आईपीस के केस में यही अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से होता है कि दोनों के दोनों जो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस होते हैं वो इंसिडेंट लाइट की तरफ फेस करते हैं, इनका फेस इस तरफ होता है, और एक होता है 3f फोकल लेंथ का और दूसरा होता है f फोकल लेंथ का, और इनके बीच की जो गैपिंग होती है, डिफरेंस होता है, वो होता है 2f के बिल्कुल बराबर। तो यहां पर अगर हम फोकल लेंथ का रेशियो लें तो 3:1 कर सकते हैं या फिर 1:3 कर सकते हैं, ऑप्शन पे देखना होगा। तो 3:1 यहां पर आ जाता है, किसके लिए, हाइगेंस आईपीस के लिए। ठीक है, देखिए आपको एक चीज मैं बता दूं, आप चाहे तो प्रीवियस ईयर से इस चीज को आप देखिएगा ध्यान से, किसी भी बुक से आप उसको है ना चेक करिएगा, तो आपको पता चलेगा रैम्सटन आईपीस और हाइगेंस आईपीस के लिए कुछ भी नहीं पढ़ने की जरूरत है। सिर्फ ये डायग्राम और ये डायग्राम में जितनी चीजें अभी लिखी हुई हैं, सिर्फ इतना आप याद रखें, सारे के सारे सवालों के जवाब आपको यहां से मिल जाएंगे। और ये एक हाईलाइटेड टॉपिक है आपके सिलेबस का, ऑप्टिक्स का, तो इससे सवाल पूछे भी जाते हैं और इतने आसानी सवाल पूछे जाते हैं, इसमें इससे ज्यादा कुछ होता नहीं। ठीक है, और बहुत ज्यादा होगा तो फिर ये हो सकता है कि आपसे रैम्सटन आईपीस या हाइगेंस आईपीस बोल करके इनके कार्डिनल पॉइंट्स का लोकेशन पूछ सकते हैं। हो सकता है फर्स्ट प्रिंसिपल पॉइंट का लोकेशन पूछ दें, या नोडल पॉइंट का लोकेशन पूछ दें, फोकल पॉइंट का लोकेशन पूछ दें। तो हमने कार्डिनल पॉइंट वाले लेक्चर में आपको बताया है कि कार्डिनल पॉइंट्स को किस तरीके से लोकेट करते हैं। अब अगर उन्होंने आपसे बोल दिया कि रैम्सटन आईपीस, तब तो क्लियर हो गया ना कि जो दोनों लेंस यूज हो रहे हैं उनकी फोकल लेंथ f और f है और उनके बीच की डिस्टेंस 2/3f है, और बस इतना ही चाहिए आपको कार्डिनल पॉइंट लोकेट करने के लिए। और सेम चीज यहां पर भी है, फोकल लेंथ आपको पता रहेगा हाइगेंस आईपीस का और इनके बीच का गैपिंग, तो आप इनके भी 6 के 6 कार्डिनल पॉइंट्स लोकेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक सवाल बन सकता है कि आपको ये फोकल लेंथ वगैरह डिस्टेंस वगैरह न देकर के सीधे ये बोल दें कि ये वाला हाइगेंस आईपीस है या रैम्सटन आईपीस है, आप इनके फर्स्ट प्रिंसिपल पॉइंट या नोडल पॉइंट का लोकेशन बताइए कि वो कहां पर होगा। तो एक सवाल ये हो सकता है, बाकी जो डायरेक्टली पूछे जाते हैं वो यहीं इसी डायग्राम से कवर हो जाते हैं। आप जितने भी क्वेश्चन अभी तक पूछे गए आप उसको देखिएगा, इस डायग्राम से बाहर कुछ भी नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, फॉर रिलैक्स्ड आई द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इज 8 एंड द डिस्टेंस बिटवीन द लेंसेज इज 18 सेंटीमीटर, द फोकल लेंथ ऑफ द लेंसेज विल बी। ठीक है, टेलीस्कोप का केस है,
और रिलैक्स्ड आई यहां पर बोल रहे हैं। रिलैक्स्ड आई का मतलब ये कि अंतिम जो प्रतिबिंब आपको बनाना है, फाइनल इमेज जो बनाना है वो आपको इंफिनिटी पर बनाना है। तो अंतिम प्रतिबिंब इंफिनिटी पर कब जाएगा आप बताइए। टेलीस्कोप में आपने देखा है कि जो भी इधर ऑब्जेक्ट आपका होगा उसका जब ये इमेज कहीं बनाएंगे इधर, अब इसकी वजह से जो फाइनल इमेज बनेगा वो इंफिनिटी पर तभी जाएगा जब ये वाला इमेज इस वाले के फोकस पॉइंट के ऊपर हो। और अभी ये जो इमेज बना है वो इस वाले के भी फोकस पर बना है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है आपका बहुत दूर, है ना। बहुत दूर मतलब आप कह सकते हैं इंफिनिटी पर। टेलीस्कोप मतलब बहुत दूर के ऑब्जेक्ट का इमेज बनाना है। तो बहुत दूर आपने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसका इमेज बनेगा इस वाले के फोकस पर। और अगर हम इनके बीच के सेपरेशन को इस तरीके से एडजस्ट करें कि इसका फोकस पॉइंट और इधर से इसका फोकस पॉइंट दोनों कोइंसाइड करें, तो अब इसका जो फाइनल इमेज बनेगा वो कहां चला जाएगा, वो चला जाएगा इनफाइनाइट पर। तो इंफिनिटी पर इमेज बनाने का मतलब ये कि आप कह सकते हैं कि इस टेलीस्कोप की जो लंबाई है वो FO और FE के सम के बिल्कुल बराबर। तो L बराबर हो जाएगा FO और प्लस में FE, ये हो गई टेलीस्कोप की लंबाई। और इस पर्टिकुलर केस में मैग्नीफाइंग पावर का फार्मूला होता है माइनस में FO अपान FE, माइनस में FO अपान FE। और हमने आपको बताया कि न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए इस माइनस को आप भूल जाइए, क्योंकि ये बताता है कि फाइनल इमेज उल्टा बना हुआ है। ठीक है, इससे ज्यादा कोई मतलब नहीं है, ये माइनस इसी बात का सूचक है। तो मैग्नीफाइंग पावर इस पूरे टेलीस्कोप का आपको दिया हुआ कितना, ये दिया हुआ है 8, है ना, 8 दिया हुआ, m की वैल्यू 8 है। तो 8 इक्वल टू FO और अपान में FE। और आगे क्या दिया हुआ, डिस्टेंस बिटवीन दी लेंसेज इज 18 सेंटीमीटर, मतलब L की वैल्यू दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर। तो आप यहां से देखिए आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा FO बराबर 8FE। और ये FO की वैल्यू अगर आप इसमें रख दें तो ये 8FE और प्लस में FE बराबर 18, 8 प्लस 1 9, 9FE बराबर 18। तो FE बराबर कितना, 2 सेंटीमीटर। मतलब आई पीस की फोकल लेंथ है 2 सेंटीमीटर, और आई पीस की फोकल लेंथ कहीं भी रख दीजिए, यहीं रख दीजिए 2, तो FO बराबर हो जाएगा 18 माइनस 2 यानी कि 16। तो FO की वैल्यू हो जाएगी 16 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ 16 सेंटीमीटर और आईपीस की हो जाएगी 2 सेंटीमीटर, यानी कि 16 और 2 यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सा सवाल है, यहां पर आपको ये बात भी दिया हुआ था, इससे और क्लियर हो गया कि मैग्नीफाइंग पावर का कौन सा फार्मूला हमें यूज करना है। कई बार देखिए ऐसा भी होता है कि आपको कंफ्यूज करने के लिए कंडीशन बताते ही नहीं कि जो कंडीशन है वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन वाला है, यानी अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर इमेज बन रहा है अंतिम, या फिर अनंत पर बन रहा है, ये आपको नहीं बोला जाता है। तो जब कुछ भी नहीं बोला जाए तो आप समझ लीजिए कि इंफिनिटी वाला केस है, या नॉर्मल एडजस्टमेंट है, या फिर रिलैक्स्ड आई का केस है। ठीक है ना, यानी कि जब कुछ भी आपको ना बताया जाए इसकी सिचुएशन के बारे में, फाइनल इमेज कहां पर बन रहा है, तो आप हमेशा उसमें इंफिनिटी वाला केस लेकर के चलेंगे। ठीक है ना, चलिए। अच्छा, एक चीज और यहां पर देखिए, ऐसे भी एक सवाल आता है, यहां पर तो पूरे इस टेलीस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर आपको दिया हुआ था और इनके फोकल लेंथ के बारे में पूछ रहे थे। एक सवाल यह आता है कि पूरे का मैग्नीफाइंग पावर आपको दे दिया जाएगा, जैसे कहा जाएगा टेलीस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर है 32, है ना। फिर आपसे कहा जाएगा कि जो ऑब्जेक्टिव है उसका मैग्नीफाइंग पावर है कितना, उसका मैग्नीफाइंग पावर है 8। फिर आपसे कहा जाएगा कि आईपीस का मैग्नीफाइंग पावर आप बताइए। ठीक है, तो आपको फार्मूला पता है कि जब हम इनके मैग्नीफाइंग पावर को आपस में रिलेट करते हैं तो फार्मूला यही है कि पूरे इस कॉम्बिनेशन का मैग्नीफाइंग पावर इज इक्वल टू ऑब्जेक्टिव का मैग्नीफाइंग पावर इनटू में आईपीस का मैग्नीफाइंग पावर, है ना। यानी मैग्नीफाइंग पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। सिर्फ पावर की बात करें तो ये फार्मूला होता है ना लेंस के कॉम्बिनेशन में, P बराबर P1 प्लस P2 एंड सो ऑन। पावर इस तरीके से ऐड होता है, लेकिन मैग्नीफाइंग पावर ऐड नहीं होता, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो अगर आपको ऑब्जेक्टिव और टेलीस्कोप का पता है तो आईपीस का पता कर सकते हैं, किसी भी दो का पता है तो तीसरे का आप पता कर सकते हैं। ठीक है ना, तो आप यहां पर रख देंगे 32 और ये आपका 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है ना, 4 आ जाएगा, आईपीस का मैग्नीफाइंग पावर आ जाएगा 4। तो ये भी एक सवाल हो सकता है। चलिए अगला सवाल देखिए, इस सवाल में कह रहे हैं कि द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इज 10 एंड द फोकल लेंथ ऑफ इट्स आईपीस इज 20 सेंटीमीटर, द फोकल लेंथ ऑफ इट्स ऑब्जेक्टिव विल बी। ठीक है, तो यहां पर आपको दिया हुआ है टेलीस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर दिया हुआ है 10 और आईपीस का फोकल लेंथ दिया हुआ 20 सेंटीमीटर। तो आपको ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ बताना है।
और इन्होंने ये सिचुएशन बताया नहीं कि जो मैग्नीफाइंग पावर 10 आया है वो किस केस में आया हुआ है, नॉर्मल एडजस्टमेंट का केस है या फिर लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन का केस है, ये इन्होंने नहीं बताया। तो हमने पीछे आपको बता दिया कि जब कुछ भी नहीं बोला जाए इसका मतलब श्रांत नेत्र के लिए, रिलैक्स्ड आई के लिए, नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए, फाइनल इमेज इंफिनिटी के लिए बात हो रही है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा और जो भी आंसर आता है उसको आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो ये भी आपके होमवर्क का एक पार्ट हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया आज का आपके लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें करेंगे विच डिफेक्ट ऑफ विजन इज करेक्टेड बाय यूजिंग द सिलेंड्रिकल लेंसेज इन स्पेक्टिकल्स। चश्मे में सिलेंड्रिकल लेंस यूज करके कौन सी समस्या को दूर किया जाता है? मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, एस्टिग्मेटिज्म और लॉस ऑफ एस्टिग्मेटिज्म। ठीक है, देखिए आपको पता ही है, सॉरी लॉस ऑफ एस्टिग्मेटिज्म नहीं होगा, लॉस ऑफ, ये समंजन क्षमता को एकोमोडेशन बोलते हैं ना। एकोमोडेशन पावर समझते हैं? एकोमोडेशन के ऊपर भी सवाल पूछा जाता है कि दूर वाले ऑब्जेक्ट और नजदीक वाले ऑब्जेक्ट, इस हर तरह के ऑब्जेक्ट का इमेज रेटिना पर बनाने वाली पावर को, क्षमता को क्या बोलते हैं? तो इसको हम बोलते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन या फिर एकोमोडेशन। ठीक है, ये एक सवाल था जो कि आज की इस क्लास में हमने नहीं लिया हुआ, लेकिन आप ध्यान रखें प्रॉपर्टी में हमने एक्सप्लेन किया हो सप्लीमेंट्री लेक्चर में कि कोई ऑब्जेक्ट कितना भी दूर हो, कितना भी नजदीक हो, लेकिन फाइनली उसका जो इमेज बनता है वो हमारे आंख के रेटिना के ऊपर ही बनता है। और अगर ये इमेज रेटिना पर नहीं बन पा रहा है तो आप फिर उस ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाएंगे, है ना। तो जिसकी आंख सही है, जो स्वस्थ नेत्र है, उसके केस में हम कोई ऑब्जेक्ट को नजदीक रखें तब भी ये दिख रहा है, दूर रख रहे हैं, कितना भी दूर रख रहे हैं तब भी हमें दिख रहा है। इसका मतलब हर एक सिचुएशन में इसका इमेज हमारे आंख के रेटिना पर बन पा रहा है, इसीलिए हम इसको देख पा रहे हैं। और आप बताइए कि अगर आप डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट चेंज कर रहे हैं और यहां पर आपका लेंस रखा हुआ, डिस्टेंस ऑफ इमेज तो आप चेंज कर नहीं सकते, तो हर बार इमेज यहां पर बनाने के लिए क्या चीज की जरूरत पड़ेगी? आप अगर u की वैल्यू वेरी कर रहे हैं, आप v की वैल्यू आपने फिक्स कर दिया है, लेकिन आप मतलब देखिए, आप u की वैल्यू वेरी कर रहे हैं लेकिन आप चाह रहे हैं कि इमेज हमेशा यहीं पर बने। तो आप बताइए, जब u की वैल्यू बदल रहे हैं तो v की वैल्यू भी तो बदल सकती है। तो अब इसमें तीसरा फैक्टर मैटर करता है कि ये जो लेंस है इसकी फोकल लेंथ क्या है। अगर इसकी फोकल लेंथ भी फिक्स हो जाए तो अलग अलग जगह पर रखी ऑब्जेक्ट का इमेज भी अलग अलग जगह पर बनेगा और आपको हर एक ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देगा। लेकिन हमें हर एक ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, इसका मतलब अलग अलग सिचुएशन में, अलग अलग पोजीशन में जो ऑब्जेक्ट हैं उनके लिए हम अपने सिलियरी मसल्स की हेल्प से इस आई लेंस की फोकल लेंथ को कंप्रेस करके, एक्सपेंड करके इसको भी वेरी करते हैं और इसके साथ कुछ इस तरीके से एडजस्ट करते हैं कि v की वैल्यू हर एक कंडीशन में, इस वाले ऑब्जेक्ट के लिए भी v की वैल्यू यही होगी, इसके लिए भी v की वैल्यू यही होगी, इसके लिए भी v की वैल्यू यही होगी। तो हम u के साथ f की वैल्यू को इस तरीके से अरेंज करते हैं, इसको इस तरीके से एडजस्ट करते हैं कि हमेशा जो इस वाले लेंस से बनने वाला इमेज है वो यहीं पर स्क्रीन पर या रेटिना के ऊपर ही आकर के बनता है और हमको ये ऑब्जेक्ट, हर एक ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। और इस पावर को, ये जो फोकल लेंथ को कम ज्यादा करके हर एक ऑब्जेक्ट का इमेज रेटिना पर बना रहे हैं, इस पावर को हम बोलते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। ठीक है, फिलहाल तो ये तो पावर ऑफ एकोमोडेशन की बात कर रहे थे, लेकिन ये सवाल कुछ और मामला है इसमें कि इसमें ये कह रहे हैं कि ये जो सिलेंड्रिकल लेंस होता है इसको यूज करके हम कौन सी समस्या को दूर करते हैं। तो देखिए आपके सिलेबस में जो आई डिफेक्ट है उसमें आपने 4 तरह के डिफेक्ट की बात करी है। कौन कौन से 4 हैं उनको हम सबको यहां पर नाम ले लेते हैं। एक बार ये मायोपिया है, निकट दृष्टि दोष। उसके बाद आपने पढ़ा हुआ है हाइपरमेट्रोपिया, जिसको हम दूर दृष्टि दोष बोलते हैं। और फिर आपने पढ़ा हुआ है एक होता है प्रेस बायोपिया, जिसको हम जरा दृष्टि दोष बोलते हैं, बुढ़ापे में होता है ये। और चौथा है आपका एस्टिग्मेटिज्म या फिर अबिंदुकता, है ना, अबिंदुकता। ठीक, चलिए शॉर्ट में इन सबको रिकैप करते हैं। मायोपिया या निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि नजदीक की वस्तुएं दिखाई देती हैं और दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती, है ना। निकट दृष्टि दोष का मतलब क्या कि निकट में दृष्टि काम करेगा और बाकी सब में दोष आ जाएगा, यानी नजदीक वाली वस्तुएं दिखाई देंगी और दूर वाली वस्तुएं नहीं दिखाई देंगी। ठीक, और नजदीक वाली वस्तुएं दिखाई दे रही, दूर वाली वस्तुएं क्यों नहीं दिखाई दे रही हैं? क्योंकि नेत्र लेंस की वजह से जो इसका इमेज बनता है वो रेटिना से पहले ही कहीं पर ऐसे कन्वर्ज होकर के यहां पर इमेज बन जाता है और यहां पर रेटिना है। ठीक है ना। तो अगर इमेज रेटिना से पहले बन गया, इसका मतलब निकट बन गया, दैट मींस ये निकट दृष्टि दोष का केस है, ये मायोपिया का केस है। और इस समस्या को दूर करने के लिए अब आपको ऐसा लेंस यूज करना होगा जो क्या करेगा, इन प्रकाश किरणों को
थोड़ा डाइवर्ज करेगा और डाइवर्ज करके उसको यहां पर पहुंचा देगा, तो ये इमेज रेटिना पर बनने लगेंगी और सारे ऑब्जेक्ट आपको दिखाई देने लगेंगे। ठीक है, तो यानी यहां पर आपको एक डाइवर्जिंग लेंस, एक अवतल लेंस की जरूरत है। इसी तरह से हाइपरमेट्रोपिया, दूरदृष्टि दोष, बिल्कुल इसी का उल्टा होता है। दूरदृष्टि दोष में क्या होता है, दूर में दृष्टि काम करती है, बाकी सब में दोष है, यानी कि दूर की वस्तुएं आपको दिखाई दे रही हैं, नजदीक वाली वस्तुएं आपको नहीं दिखाई दे रही। क्यों नहीं दिखाई दे रही? क्योंकि इसमें नजदीक वाली वस्तुओं का जो प्रतिबिंब है वो रेटिना से दूर बनता है, यहां कहीं पर आपको इमेज दिखाई देता है, यानी कि यहां पर इमेज ऐसे दिखाई देता है। और आप समझ सकते हैं कि इस इमेज को रेटिना पर लाने के लिए हमें इसे और ज्यादा कन्वर्ज करने की जरूरत है, यानी कि एक कन्वर्जिंग लेंस चाहिए, यानी कि एक उत्तल लेंस की जरूरत है इस दोष को दूर करने के लिए। ठीक है, और तीसरा प्रेसबायोपिया या जरा दृष्टि दोष, जिसमें दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष दोनों की समस्याएं होती हैं। बहुत दूर की भी वस्तुएं नहीं दिखाई देती, नजदीक वाली वस्तुएं भी नहीं दिखाई देती, एक लिमिटेड एक रेंज होता है, सिर्फ उसी के बीच की वस्तुएं दिखाई देती। यानी इस समस्या के अंदर दोनों तरह की दिक्कतें आ गई हैं और इन दोनों तरह की दिक्कतों को दूर करने के लिए आपको इस आपके चश्मे में जो लेंस यूज करना होगा वो दोनों के दोनों लेंसेज को यूज करना होगा। आपको ये लेंस भी चाहिए, ये लेंस भी चाहिए, है ना। दूर वाली वस्तुओं को देखने के लिए आपको ये लेंस चाहिए और नजदीक वाली वस्तुओं को देखने के लिए ये लेंस चाहिए। नजदीक की वस्तुओं को देखने के लिए उत्तल लेंस चाहिए, या नीचे की तरफ हो जाएगा उत्तल लेंस और ऊपर की तरफ हो जाएगा ये अवतल लेंस। ठीक है, तो आपको बाई कॉन्वेक्स लेंस की जरूरत पड़ेगी प्रेसबायोपिया के अंदर। और लास्ट जो है, जो कि आपका यह सवाल भी है, एस्टिग्मेटिज्म मतलब एक ही जगह पर बनी हुई हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस में से दोनों में से किसी एक को ही देख पाना, दूसरा ब्लर हो जाता है ना। इस समस्या के अंदर क्या होता है कि जो आपका आंख है, उस आंख के अंदर जो लेंस है, आई लेंस, उस आई लेंस का जो स्फीरिकल सरफेस है, जब वो प्रॉपर तरीके से उसका स्फीरिकल कर्वेचर खराब हो जाता है, तो ऐसे में जो समस्या आती है कि एक ही जगह पर जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस हैं, उसमें से आप दोनों को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते, है ना। या तो हॉरिजॉन्टल ठीक दिख रहा है या तो वर्टिकल वाला ठीक दिख रहा है। तो इस समस्या को दूर करने के लिए हम कौन सा लेंस यूज करते हैं? सिलेंड्रिकल लेंस या फिर बेलनाकार लेंस। ठीक है ना। तो ये समस्या आप समझ गए और इस समस्या का समाधान करने का तरीका समझ गए। और इस समस्या का कारण यह है कि जो आपका सरफेस है वो जो प्रॉपर तरीके से स्फीरिकल नहीं रहता है, तब यह समस्या देखने को मिलती है। तो 4 तरह के ये आपके आई डिफेक्ट हैं जो आपको पढ़ने हैं। वो सब के सब हमने डिटेल में एक्सप्लेन कर दिए हुए सप्लीमेंट्री लेक्चर में। और यहां से जल्दी से रीकैप भी हो गया कि निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं दिखाई देती है, दूर की नहीं दिखाई देती है, इमेज रेटिना से पहले बन जाता है। इस समस्या को दूर करने के लिए कॉन्केव लेंस की जरूरत है। दूर दृष्टि दोष हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है? दूर की वस्तुएं दिखाई देती, नजदीक की वस्तुएं नहीं दिखाई देती। क्यों नहीं दिखाई देती? क्योंकि इमेज जो है वो रेटिना से दूर बन जाता है, बाहर बन जाता है। इस समस्या का उपाय क्या है कि इसको और कन्वर्ज करना होगा, एक कन्वर्जिंग लेंस यानी उत्तल लेंस की जरूरत है। प्रेसबायोपिया में ये दोनों की दोनों समस्याएं एक साथ हो जाती है, इसलिए दोनों के दोनों लेंसेज को हमें यूज करना होगा। ऊपर की तरफ हमारा ये कॉन्केव लेंस होगा दूर वाले ऑब्जेक्ट के लिए, और नीचे की तरफ हमारा ये कॉन्वेक्स लेंस होगा नजदीक वाले ऑब्जेक्ट के लिए। और एस्टिग्मेटिज्म में क्या होता है? जब आपकी आंख का जो सरफेस है, जब वो प्रॉपर तरीके से स्फीरिकल नहीं रहता है तो उसमें क्या होता है कि एक ही जगह पर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस को पहचानने में दिक्कत आती है। इस दिक्कत को दूर करने के लिए हमारे पास उपाय क्या है? सिलेंड्रिकल लेंस। तो इन्होंने उल्टा पूछा था, सिलेंड्रिकल लेंस किस समस्या के लिए होता है दूर करने के लिए? तो यहां पर क्या हो जाएगा? एस्टिग्मेटिज्म। ठीक है, तो इस सवाल के अंदर आपने देखा सारे के सारे आई डिफेक्ट आ गए, पावर ऑफ एकोमोडेशन आ गया और बहुत सारी चीजें जो इसके अंदर कवर हो गई। तो कोई भी सवाल आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है और हमने देखा कि ये टीजीटी 2021 का क्वेश्चन है, तो इस बहाने हमने सारी चीजों को कवर कर दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। इसमें कह रहे हैं कि इफ द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस इज इंक्रीज्ड देन द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ, यानी कि अगर अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी बढ़ाई जाए तो आवर्धन क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? और किसकी आवर्धन क्षमता पर? तो सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी यानी कि माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप दोनों के बारे में आपको बताना है कि अगर हम एक माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप की ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ बढ़ा दें तो उन दोनों के मैग्नीफाइंग पावर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए आपको पता है कि अगर हम बात करें माइक्रोस्कोप की और अगर हम बात करें टेलीस्कोप की, तो इनका जो मैग्नीफाइंग पावर है वो ऑब्जेक्टिव लेंस के ऊपर किस तरीके से डिपेंड करता है, पहले तो हमें ये देखना होगा। तो अगर हम माइक्रोस्कोप के लिए डी डिस्टेंस वाले केस का फार्मूला लिखें तो ये मैग्नीफाइंग पावर का फार्मूला है -VO/में UO ब्रैकेट में 1 + D/ में क्या? FE।
ये होता है। और अगर हम इन्फिनिटी वाले केस की बात करें, नॉर्मल एडजस्टमेंट की बात करें, तो m इक्वल टू माइनस वी ओ अपान में यू ओ, और ये 1 हट जाएगा, सिर्फ ये हो जाएगा d अपान में क्या एफ ई। टेलीस्कोप के लिए बात करें, डी डिस्टेंस के केस में जो मैग्नीफाइंग पावर का फार्मूला m इक्वल टू माइनस एफ ओ अपान एफ ई, ब्रैकेट में 1 प्लस डी नहीं बल्कि एफ ई और अपान में क्या d। और इन्फिनिटी वाले या नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए बात करें तो m इक्वल टू सिर्फ और सिर्फ क्या माइनस में एफ ओ अपान में एफ ई। तो टेलीस्कोप का केस तो बड़ा ही सिंपल है, इसमें बड़े ही साफ साफ तरीके से आप देख सकते हैं कि टेलीस्कोप का जो मैग्नीफाइंग पावर है वो ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ के बढ़ाने से बढ़ता है ना। यहां से भी आप देख सकते हैं या फिर यहां से भी देख सकते हैं। तो टेलीस्कोप का तो क्लियर है कि अगर आप ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ बढ़ा रहे हैं तो टेलीस्कोप का फोकल लेंथ तो टेलीस्कोप का जो मैग्नीफाइंग पावर है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लेकिन माइक्रोस्कोप का केस यहां पर क्लियर नहीं है ना। माइक्रोस्कोप के फार्मूले में आपको एफ ही दिख रहा है लेकिन एफओ नहीं दिख रहा है। तो अगर आप बहुत बारीकी से लेक्चर्स को देखे होंगे तो आपको पता चला होगा, हमने बताया था कि माइक्रोस्कोप के केस में जो ये वीओ है, वीओ मतलब ऑब्जेक्टिव लेंस से पहली बार जो इमेज बना उस इमेज का ऑब्जेक्टिव लेंस से डिस्टेंस। तो आपने देखा था ऑब्जेक्टिव लेंस से जो पहला इमेज बनता है वो आई पीस वाले लेंस के बहुत ज्यादा नजदीक होता है। इतना नजदीक होता है कि हम ये मान सकते हैं कि वीओ बराबर क्या हो जाएगा, एल के। वीओ बराबर एल मतलब ऑब्जेक्टिव और आई पीस के बीच की जितनी भी डिस्टेंस है लगभग उतना। और दूसरा यूओ की बात करें, यूओ मतलब डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम दी आई पी, ऑब्जेक्टिव लेंस से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। और ये लगभग जो ऑब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्टिव के फोकस के पास रखा जाता है, तो यूओ को हम एफओ से भी रिप्लेस कर सकते हैं। ऐसे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं जिसमें इसकी जरूरत पड़ेगी। यहां तो बस ऐसे फैक्ट बताना है, बट ऐसे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं जिसमें आपको वीओ या यूओ नहीं दिया जाएगा बल्कि आपको एल और एफओ दिया जाएगा। तो आपको इसको यहां से रिप्लेस करना होगा। तो आप इस वीओ को एल मानिए और इस यूओ को क्या मानिए, एफओ मानिए। तो यहां पर एफओ होगा या फिर यहां पर एफओ होगा। आप देखिए एफओ दोनों जगह पर अपान में है, यानी उल्टा रिलेशन है। आप एफओ की वैल्यू को बढ़ा रहे हैं तो एम की वैल्यू माइक्रोस्कोप के केस में घटेगी। यानी माइक्रोस्कोप में जो आपका ऑब्जेक्टिव है वो ज्यादा फोकल लेंथ का नहीं चाहिए, वो कम फोकल लेंथ का चाहिए, तब ज्यादा अच्छा मैग्नीफाइंग पावर रहेगा। तो एफओ का फोकल लेंथ बढ़ाने पर जो माइक्रोस्कोप है उसका मैग्नीफाइंग पावर घटेगा, जो टेलीस्कोप है उसका मैग्नीफाइंग पावर बढ़ेगा। तो इसमें आप ढूंढ लीजिए ऑप्शन कि सूक्ष्मदर्शी नहीं बढ़ेगा, नहीं सूक्ष्मदर्शी का तो घटेगा, तो सूक्ष्मदर्शी का घटेगा और दूरदर्शी का बढ़ेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है। ठीक है, तो ये डिफरेंस अगर किसी को नहीं पता है तो इसमें तो आप बड़े आसानी से बता देंगे और ये सबको लगभग पता भी होता है। इसमें बताने में थोड़ी दिक्कत है और ये चीज हमने थियरी वाले लेक्चर में प्रॉपर तरीके से डिस्कस किया हुआ है, तो इसको आपको ध्यान रखना चाहिए। चलिए, और ये पीजीटी 2021 में देखिए अभी करंटली क्वेश्चन भी पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, न्यूमेरिकल अपर्चर ऑफ अ माइक्रोस्कोप इज गिवन बाई। किसी भी सूक्ष्मदर्शी का संख्यात्मक द्वारक होता है, पीजीटी 2021। आंसर देखने से पहले आप एक जरूरी चीज यहां पर देखिए कि माइक्रोस्कोप है कि टेलीस्कोप है, इससे हमें मतलब नहीं है। कोई भी हमारा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, हर एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए आप इस बात को ध्यान रखें कि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का न्यूमेरिकल अपर्चर जो होता है, न्यूमेरिकल अपर्चर, उसके लिए हमारे पास एक्सप्रेशन है म्यू साइन अल्फा या म्यू साइन आई या म्यू साइन थीटा, जहां पर वो जो एंगल है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है। ठीक है, तो ये आपका न्यूमेरिकल अपर्चर हो गया। दूसरी चीज आप ये देखिए कि अगर आप कह रहे हैं कि यहां पर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट ये है और एक ऑब्जेक्ट ये है, इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच की जो डिस्टेंस है वो h है, और ये दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट को हम ये जस्ट रिजॉल्व वाली कंडीशन में है कि हम ठीक इसको विभेदित करके किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से अभी क्लियरली देख पा रहे हैं। यानी कि इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच की ये मिनिमम डिस्टेंस है जब हम इनको क्लियर अलग अलग स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं। तो इस h का इस न्यूमेरिकल अपर्चर के साथ एक रिलेशन है 0.61 लैम्डा नॉट अपान में म्यू साइन अल्फा, जहां पर लैम्डा नॉट लाइट की वेवलेंथ है वैक्यूम के अंदर, लाइट की वेवलेंथ वैक्यूम के अंदर। ठीक है, अब जरा आप देखिए कि दो ऑब्जेक्ट को जस्ट रिजॉल्व वाली कंडीशन में रखने पर या जस्ट रिजॉल्व वाली कंडीशन में दो ऑब्जेक्ट के बीच की ये मिनिमम डिस्टेंस है, और ये मिनिमम डिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, न्यूमेरिकल अपर्चर के ऊपर। तो न्यूमेरिकल अपर्चर आप जितना ज्यादा रखेंगे h की वैल्यू उतनी ज्यादा कम होगी। h की वैल्यू कम होने का मतलब कि इस h की वैल्यू बहुत ही कम हो गई,
फिर भी ये जस्ट रिजॉल्व वाली कंडीशन में है और आप अपने ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से इस ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख पा रहे हैं। आप बताइए कि एक इंस्ट्रूमेंट ऐसा है जो कि 2 सेंटीमीटर दूर रखे ऑब्जेक्ट को क्लियरली दिखा पा रहा है, और एक इंस्ट्रूमेंट ऐसा है जो 2 मिलीमीटर दूर रखे ऑब्जेक्ट को क्लियरली दिखा पा रहा है, यानी जिसमें हाइट कम है और आपको ये ऑब्जेक्ट्स क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब उस केस में आपने जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया है उस इंस्ट्रूमेंट का रिजॉल्विंग पावर क्या है, ज्यादा है। तो यही वाली हम बात कर रहे हैं कि ये दो ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जो जस्ट रिजॉल्व वाली कंडीशन में है, हम इनको क्लियरली देख पा रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में इनके बीच की ये मिनिमम डिस्टेंस h है। तो ये जो मिनिमम डिस्टेंस h है इसकी वैल्यू जितनी ज्यादा कम हो रही है, इसका मतलब आपका डिवाइस उतना ज्यादा हाई रिजॉल्विंग पावर का है कि इतनी कम डिस्टेंस के बावजूद भी इसको जस्ट रिजॉल्व वाली कंडीशन में वो देख पा रहा है या इनको अलग अलग वो देख पा रहा है। तो आप समझिए कि h की वैल्यू जितनी ज्यादा कम हो रही है, इसका मतलब ये है कि आपके इंस्ट्रूमेंट का रिजॉल्विंग पावर उतना ही क्या है, ज्यादा है। तो अगर हम रिजॉल्विंग पावर को न्यूमेरिकल अपर्चर से कनेक्ट करना चाहते हैं तो हाई न्यूमेरिकल अपर्चर, देखिए यहां से हाई न्यूमेरिकल अपर्चर मींस लो मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू जस्ट रिजॉल्व्ड ऑब्जेक्ट्स, और इसका मतलब कि हाई रिजॉल्विंग पावर ऑफ द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, यानी कि जितना ज्यादा न्यूमेरिकल अपर्चर उतना ज्यादा रिजॉल्विंग पावर। ठीक है, यह भी एक बात याद रखिए कि न्यूमेरिकल अपर्चर का रिजॉल्विंग पावर से क्या लेना देना है। तो जितना ज्यादा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का न्यूमेरिकल अपर्चर होगा उस इंस्ट्रूमेंट का रिजॉल्विंग पावर भी उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, बाकी इस क्वेश्चन का आंसर तो आपको यहीं पर मिल गया था। इसका आंसर हो जाएगा म्यू साइन आई। ये हो जाएगा आपका माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप जिसका भी है, ये उसका न्यूमेरिकल अपर्चर है। ठीक है, ये फार्मूला भी आप नोट कर लीजिए। और लैम्डा का मतलब, लैम्डा नॉट का मतलब क्या है, ये है वेवलेंथ ऑफ लाइट। यहां पर लिख देते हैं वेवलेंथ ऑफ लाइट इन वैक्यूम। वेवलेंथ ऑफ लाइट इन, आपको पता है मीडियम बदलने पर लाइट की वेवलेंथ भी बदल जाती है, फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती, उसकी वेवलेंथ बदल जाती है, उसकी स्पीड बदल जाती है। ये वैक्यूम के अंदर लाइट की वेवलेंथ है। ठीक है, चलिए इसको हटा देते हैं, इसको पूरा नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, तो इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि प्रिज्म हैज अ रिजॉल्विंग पावर 3928, देन टू जस्ट रिजॉल्व द सोडियम येलो 5890 एंगस्ट्रॉम एंड 5896 एंगस्ट्रॉम, हाउ मच इफेक्टिव बेस इज टू बी रिड्यूस्ड। यानी कि प्रिज्म का इनिशियल रिजॉल्विंग पावर दिया हुआ है, लेकिन इस पर्टिकुलर सिचुएशन में रिजॉल्विंग पावर देखिए चेंज हो जाएगा। आप चाहे तो चेक कर लीजिए, आपको ये लैम्डा दिया हुआ है और ये लैम्डा प्लस डी लैम्डा दिया हुआ है, तो आप यहां से निकालेंगे रिजॉल्विंग पावर, तो इस वाले रिजॉल्विंग पावर से अलग हो जाएगा। और आपको पता है कि प्रिज्म का जो रिजॉल्विंग पावर लैम्डा अपान डी लैम्डा होता है वो होता है टी इंटू डी म्यू और अपान में डी लैम्डा। यानी कि रिजॉल्विंग पावर प्रिज्म के आधार की चौड़ाई के ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर प्रिज्म का रिजॉल्विंग पावर चेंज हो गया, यहां से यहां अलग हो गया, तो इसका मतलब प्रिज्म के आधार की चौड़ाई भी बदल गई होगी, क्योंकि बाकी चीजों के वेरिएशन के बारे में कुछ नहीं बोला गया। इसका मतलब बाकी चीजें कांस्टेंट हैं। ठीक है, तो आप यहां से यह कह सकते हैं कि प्रिज्म का जो रिजॉल्विंग पावर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी होता है। तो आप यहां से रेशियो निकाल सकते हैं कि रिजॉल्विंग पावर केस 1 रिजॉल्विंग पावर केस 2 इज इक्वल टू T1 अपान क्या, T2। ठीक है, और रिजॉल्विंग पावर केस 1 आपको दिया है, रिजॉल्विंग पावर केस 2 आपको यहां से निकालना होगा। और जनरल फार्मूला आपको पता ही है रिजॉल्विंग पावर का, लैम्डा अपान डी लैम्डा। पीछे हमने बता दिया कि लैम्डा मतलब इनिशियल वाली वैल्यू 5890 और डी लैम्डा मतलब दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 6। और इसको आप यहां से डिवाइड करेंगे तो ये देखिए कितना हो जाएगा, 6 से 6 9 54, 4 बचा, 6 8 48, 1 बचा, 6 दूना 12, 2 बार नहीं जा सकता, तो ये 2 के आसपास कुछ जाएगा। हम यहां पर अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले रहे हैं, आप ध्यान रखिएगा, ये 1 समथिंग करके आएगा, बट हम इस आंसर से मैच कराने के लिए इसको अप्रोक्सीमेट वैल्यू 2 ले रहे हैं। अब ये वाली जो वैल्यू है ये है रिजॉल्विंग पावर फाइनल वाला। तो रिजॉल्विंग पावर फाइनल वाला जो वैल्यू आया है यहां पर रख दीजिए, इनिशियल वाली वैल्यू यहां पर रखिए 3982 और अपान 3928 है, 3928 और अपान में लगभग ये आ जाएगा 982 के आसपास लगभग वैल्यू आएगी और ये हो जाएगा T1 अपान में T2। अब इससे आप इसको डिवाइड करिए, ये इसका लगभग 4 गुना है, मतलब लगभग क्या, इसका तो एग्जैक्टली ये 4 गुना है, लेकिन डिवाइड करने पर इतना आता नहीं है, यहां पर अप्रोक्सीमेट हमने लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहां से ये 4 आ गया, इसका मतलब 4 अपान में 1, तो आप T2 निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, T2 इक्वल टू हो जाएगा T1 अपान में 4K। T2 इक्वल टू हो जाएगा T1 अपान में 4K, यानी कि लगभग 1/4 हो जाएगी
प्रिज्म के आधार की चौड़ाई, तभी उसका जो रिजॉल्विंग पावर है वो 3928 से घट करके कितना होगा 982। ठीक है, तो ये इस सवाल का जो जवाब है इसमें यही है कि 1/4 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो हमने सिर्फ आंसर मैच कराने के लिए किया है, आप इसको डिवाइड करिएगा तो फिर भी आंसर आपको वही मिलेगा क्योंकि उसके नजदीक कोई दूसरा ऑप्शन नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, करेंगे द रिजॉल्विंग पावर ऑफ प्रिज्म मेनली डिपेंड्स अपॉन। अब इसको तो बताने कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि अभी भी पीछे सवाल में आपने देखा कि रिजॉल्विंग पावर जो होता है प्रिज्म का वो प्रिज्म के आधार की चौड़ाई के ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि जो ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक, इसमें क्या कर रहे हैं कि 2 points separated by a distance of 0.1 millimeter can just be resolved in a microscope when light of wavelength 6000 angstrom is used. If the light of wavelength 4800 angstrom is used, then this limit of resolution will become, यानी शुरुआत में आपको लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन दिया हुआ है कितना 0.1 मिलीमीटर, कब, जब लाइट यूज हो रहा था 6000 एंगस्ट्रॉम का। अगर लाइट 6000 की बजाय 4800 एंगस्ट्रॉम का यूज हो तो आपको लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन की नई वाली वैल्यू को बताना है। ठीक, अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर ये 0.11 मिलीमीटर दिया हुआ है, ये लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन कैसे हो सकता है? लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन तो दो ऑब्जेक्ट के बीच का मिनिमम सेपरेशन होता है, जबकि उन दोनों ऑब्जेक्ट को जस्ट रिजॉल्व वाली कंडीशन में देख पा रहे हैं, सेपरेट करके देख पा रहे हैं। ये जो एंगल होता है इसी को हम बोलते हैं लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। नहीं, आप ध्यान रखें कि लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का मिनिमम सेपरेशन है, बस इतना, मिनिमम सेपरेशन है, जबकि हम इन दोनों ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख पा रहे हैं। अब वो मिनिमम सेपरेशन बताने का तरीका आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इनके बीच का एंगुलर सेपरेशन बता रहे हैं कि इनके बीच का लीनियर सेपरेशन बता रहे हैं। ये भी आपका लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ही है, ये कि दो ऑब्जेक्ट के बीच की ये वो मिनिमम डिस्टेंस है जिसमें हम इन दोनों ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख पा रहे हैं, तो ये हो गया लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। या दो ऑब्जेक्ट के बीच का एंगुलर सेपरेशन जबकि हम दोनों ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख पा रहे हैं, ये हो गया आपका लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। दोनों लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन है, लेकिन ये एंगुलर है और ये लीनियर है। ठीक है, तो जो हमारे पास फार्मूला होता है लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन का माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप के लिए, उसमें जो हमारा लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन होता है वो ये वाला होता है, रेडियन में आंसर आता है, वो वहां से क्या आता है, रेडियन में आता है। लेकिन अगर आपको वो डिस्टेंस में टर्म में चाहिए, लीनियर डिस्टेंस के टर्म में, तो फिर आपको पहले उस फार्मूले से थीटा निकाल करके फिर यहां पर आना पड़ेगा और लिखना पड़ेगा। अगर इस डिस्टेंस को कुछ नाम दे दें, ये एक्स है, इसको सपोज डी बोल दिया हमने, तो एंगल इक्वल टू आर्क अपान रेडियस से आप बोलेंगे थीटा इज इक्वल टू एक्स अपान में डी। यहां से आप सॉल्व करेंगे, एंगुलर अगर डिस्टेंस आपको पता है तो आप यहां से लीनियर डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं डी की वैल्यू को रख करके। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, बहुत सारे क्वेश्चंस में ये वाला कंफ्यूजन आता है कि लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन रेडियन से बदल करके मीटर सेंटीमीटर में कैसे पहुंच गया। तो इसका मतलब यह कि लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ही बता रहे हैं लेकिन लीनियर सेपरेशन के टर्म में। ठीक है, तो यहां पर यही हुआ है कि इस सवाल में भी लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ही है, लेकिन उस लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन का इन्होंने ये वाला हिस्सा बताया हुआ है ना, लीनियर टर्म में बता दिया। तो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन जो होता है वो वेवलेंथ के ऊपर किस तरीके से डिपेंड करता है ये आप देखिए। और ये केस किसका है, ये केस है आपका 2 points सेपरेटेड बाय डिस्टेंस जस्ट बी रिजॉल्व, माइक्रोस्कोप का केस है। तो माइक्रोस्कोप के केस में अगर हम लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन की बात करें, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन की बात करें तो इसका फार्मूला क्या होता है। टेलीस्कोप के केस में होता था 1.22 लैम्डा अपान में डी, तो माइक्रोस्कोप के केस में क्या हो जाएगा 1.22 लैम्डा अपान में डी की जगह पर क्या हो जाएगा 2 साइन अल्फा, यही हो जाएगा। तो इसका मतलब लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन जो होता है वो वेवलेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन जो होता है वो वेवलेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन के अगर दो केस में हम रेशियो निकालें तो यही आएगा ना, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन केस 1, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन केस 2 इज इक्वल टू लैम्डा 1 और अपान में लैम्डा 2। और जब आप रेशियो ले रहे हैं, अब चाहे वो एंगुलर लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन है तब भी रेशियो वही आएगा, और अगर वो लीनियर वाला है तब भी रेशियो यही आएगा, क्योंकि तब फिर डी से डी कैंसिल हो जाएगा। तो कोई यहां फर्क पड़ता नहीं एक्चुअल में, इसलिए आपको यहां पर कुछ करने की जरूरत नहीं क्योंकि रेशियो की बात हो रही थी। ठीक, तो पहला लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन 0.1 मिलीमीटर, 0.1 मिलीमीटर याद रखना है, और दूसरा हम इसको एक्स मान लेते हैं। पहला जो वेवलेंथ है वो है 6000 एंगस्ट्रॉम, दूसरा जो वेवलेंथ है वो है 4800 एंगस्ट्रॉम। दोनों एंगस्ट्रॉम से एंगस्ट्रॉम कैंसिल, इससे ये कैंसिल, आप इसको कैंसिल कर सकते हैं 12 से, 12 पंजे 60 और 12 4 48, और यहां से आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी, x इक्वल टू 0.4 और अपान में
5 से इसको डिवाइड कर दीजिए, कितना हो जाएगा, अभी डिवाइड नहीं हो सकता तो 0 पॉइंट है ना, कितना हो जाएगा, आप 0 बढ़ाएंगे उसके बाद एक 0 आ जाएगा, 5 8 जा 40, यानी 0.08 मिलीमीटर, 0.08 मिलीमीटर ये नया लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन आ जाएगा उस माइक्रोस्कोप में, जिसमें हमने वेवलेंथ को 6000 से 4800 कर दिया, यानी ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा, 0.08 मिलीमीटर के। ठीक है, चलिए तो आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, इसको आप नोट कर लीजिए और ये वाले पॉइंट को आप जरूर ध्यान रखें क्योंकि इसमें बहुत कंफ्यूजन हो सकता है। अगला सवाल देखिए क्या है, चलिए तो अगला एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसमें कह रहे हैं कि द रिजॉल्विंग पावर ऑफ ह्यूमन आई इज, यानी कि मानव नेत्र की विभेदन क्षमता होती। देखिए इस सवाल में एक छोटी सी मिस्टेक है कि यहां पर यह विभेदन क्षमता नहीं होगा बल्कि विभेदन सीमा होगा, क्योंकि विभेदन क्षमता का कोई भी मात्रक नहीं होता है और यहां जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं वो सब के सब डिग्री में। ठीक है, तो डिग्री में, रेडियन में, मिनट में, सेकंड में, ये रिजॉल्विंग पावर या विभेदन क्षमता का मात्रक नहीं है बल्कि ये आपके लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन या विभेदन सीमा का मात्रक होता है। तो इसलिए यहां पर रिजॉल्विंग पावर नहीं बल्कि ये लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन या विभेदन सीमा पूछने की कोशिश कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात यह कि जहां जहां ये डिग्री लिखा हुआ वहां वहां सबको आपको मिनट करना होगा, क्योंकि ह्यूमन आई का जो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन होता है वो होता है 1 मिनट। इसका मतलब यह कि ह्यूमन आई से अगर आप किसी भी दो ऑब्जेक्ट को बिल्कुल क्लियर देखना चाहते हैं तो उनके बीच का, उन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच का जो मिनिमम एंगुलर सेपरेशन होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए 1 मिनट। यानी कि अगर इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का जो एंगुलर सेपरेशन है अगर वो 1 मिनट है कम से कम, तो हम अपनी आंख से उन दोनों ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सकते हैं। अगर इस 1 मिनट से भी कम इनका एंगुलर सेपरेशन हो गया तो हम इन ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली नहीं देख सकते, क्योंकि लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन का डिफिनीशन यही है कि मिनिमम एंगुलर या लीनियर सेपरेशन है ना, मिनिमम वैल्यू है ये, इससे ज्यादा पर तो दिखेगा ही। अगर ये ऑब्जेक्ट सपोज यहां चला जाए, ये ऑब्जेक्ट यहां चला जाए तो एंगुलर सेपरेशन आपका 1 डिग्री से बढ़ गया, तब तो ऑब्जेक्ट आपको क्लियर दिखेगा ही दिखेगा। लेकिन लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन का मतलब वो मिनिमम लीनियर या एंगुलर सेपरेशन जिस पर हम उन दोनों ऑब्जेक्ट्स को बिल्कुल क्लियरली, बिल्कुल स्पष्ट अलग अलग देख सकते हैं, उसको हम बोलते हैं लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन या विभेदन सीमा। तो मानव नेत्र के लिए लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन कितना होता है, 1 मिनट होता है, 1 डिग्री नहीं होता। इसलिए सारे ऑप्शन में मिनट कर लेंगे और रिजॉल्विंग पावर की जगह पर लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन या विभेदन सीमा कर लेंगे। ठीक है, चलिए, और ये मीनिंग भी आप समझ गए ना लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन का। लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन का मीनिंग यही कि ये मिनिमम डिस्टेंस है दो ऑब्जेक्ट के बीच का जब हम उन ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सकते हैं। तो मिनिमम का मतलब अब इससे नीचे आपको नहीं जाना, इसके ऊपर तो चलेगा, इसके नीचे जाएंगे तब आपको वो ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल में क्या कह रहे हैं कि व्हेन द स्पेस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ अ माइक्रोस्कोप इज फिल्ड विथ वाटर द रिजॉल्विंग पावर इंक्रीजेज, डिक्रीजेज, रिमेन्स अनचेंज्ड, मे इंक्रीज और डिक्रीज। तो हमने आपको पीछे अभी बताया कि माइक्रोस्कोप के रिजॉल्विंग पावर का और लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन का फार्मूला क्या होता है। तो माइक्रोस्कोप के केस में अगर हम लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन की बात करें, देखिए लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन हम इसलिए बार बार लिख रहे हैं क्योंकि लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन के ही पैटर्न पर हमने आपको सप्लीमेंट्री लेक्चर में याद करने का टेक्निक बताया हुआ है, इसलिए आपको इसी पैटर्न पर बार बार बता रहे हैं क्योंकि ये याद हो जाएगा। तो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन फॉर माइक्रोस्कोप वही फार्मूला है 1.22 लैम्डा अपान, अगर ये टेलीस्कोप होता तो डी लिख देते, लेकिन ये माइक्रोस्कोप है तो लिखेंगे 2 साइन अल्फा। लेकिन अगर उन ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्टिव के बीच में कोई मीडियम आ गया ट्रांसपेरेंट तो ये बन जाएगा 2 म्यू साइन अल्फा। ये है लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ माइक्रोस्कोप। और लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन का उल्टा करते हैं तो वो बन जाता है रिजॉल्विंग पावर, और यहां पर रिजॉल्विंग पावर का ही प्रॉब्लम है तो रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप इसी का उल्टा कर देंगे 2 म्यू साइन अल्फा और अपान में आ जाएगा 1.22 लैम्डा। अब आप देख लीजिए कि जब उन ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्टिव के बीच में कोई मीडियम ना होता तो फार्मूला होता 2 साइन अल्फा और अपान में 1.22 लैम्डा, है ना। अगर उन ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्टिव के बीच में एयर या वैक्यूम है तब तो ये फार्मूला है, लेकिन आपने उसके अंदर वाटर भर दिया, इसका मतलब यहां पर म्यू आ जाएगा और म्यू की वैल्यू 1 से ज्यादा होती 1.33 वाटर के लिए। इसका मतलब एक तरह से आपने यहां से यहां आने पर आपने ये वाली वैल्यू बढ़ा दी और ये वैल्यू बढ़ गई, ये न्यूमरेटर वाली वैल्यू बढ़ गई, इसका मतलब रिजॉल्विंग पावर भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो माइक्रोस्कोप के ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्टिव के बीच में
अगर आप कोई भी ट्रांसपेरेंट लिक्विड रखते हैं तो उसका क्लियर सी बात है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से ज्यादा ही होगा। इसका मतलब एयर में जो उस इंस्ट्रूमेंट का रिजॉल्विंग पावर था उससे आपका रिजॉल्विंग पावर म्यू गुना अब बढ़ जाएगा। तो यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है इंक्रीजेज वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, विभेदन क्षमता बढ़ जाएगा। विभेदन सीमा की अगर बात करें तो ये उल्टा है, तो ये क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है, तो ये भी नाम ध्यान रखना है, विभेदन क्षमता पूछ रहे हैं, विभेदन सीमा पूछ रहे हैं। ठीक है, चलिए तो अगले सवाल में कह रहे हैं कि अ प्रेस बायोपिक पर्सन कैन सी द ऑब्जेक्ट क्लियरली बिटवीन 40 सेंटीमीटर एंड 60 सेंटीमीटर रेंज। फाइंड द पावर ऑफ लेंस रिक्वायर्ड टू सी द ऑब्जेक्ट एट 25 सेंटीमीटर डिस्टेंट क्लियरली। यानी कि एक जरा दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति है जिसको 40 से लेकर के 60 के बीच का हर एक ऑब्जेक्ट दिखाई देता है, लेकिन 40 से पहले का भी नहीं दिख रहा और 60 के बाद का भी नहीं दिख रहा है। तो आपको बताना है कि 25 सेंटीमीटर वाला ऑब्जेक्ट देखने के लिए कितनी क्षमता का लेंस प्रयोग करना होगा। ठीक है, देखिए इस तरह के सवालों को, चाहे आपका मायोपिया का केस हो, हाइपरमेट्रोपिया का केस हो या प्रेस बायोपिया का केस हो, इस तरह के सवालों को सॉल्व करने के लिए सिर्फ एक मूल मंत्र, एक लाइन आप रट लीजिए तो भी काम हो जाएगा। और वो लाइन ये है कि जहां तक दिखाई दे रहा है, जहां तक दिखाई दे रहा है आपको अपने ऑब्जेक्ट का वहीं पर इमेज बनाना है। सिर्फ यही एक लाइन हम कहेंगे, आप रट लीजिए। सारे के सारे जो इसमें सवाल आते हैं सब इसमें कवर हो जाएंगे। और हम इस क्वेश्चन से, क्योंकि इससे ज्यादा कंफ्यूजन वाला हो नहीं सकता, क्योंकि इसमें दो रेंज दिया हुआ है। अगर आपका मायोपिया होगा तब भी एक रेंज देगा और हाइपरमेट्रोपिया होगा तब भी एक रेंज देगा। इसमें दोनों के दोनों रेंज दिए हुए हैं, तो इससे ज्यादा कंफ्यूजन तो हो नहीं सकता। इसी सबसे सारे केस आपके बन जाएंगे। तो जहां तक दिखाई दे रहा है वहीं पर इमेज बनाना है, ये मूल मंत्र आप याद रखें। अब इस सवाल के ऊपर आप आ जाइए। सिचुएशन कुछ ऐसी है कि यहां पर ये मान लीजिए ह्यूमन आई हम बना दे रहे हैं और ये आपका सामने का लोकेशन हो गया। यहां कोई ऑब्जेक्ट है और ये 40 सेंटीमीटर है ह्यूमन आई से। यहां पर कोई ऑब्जेक्ट है, ये 60 सेंटीमीटर है ह्यूमन आई से। और ये दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट इस आदमी को दिख रहे हैं। ये प्रेस बायोपिक जो पर्सन है, इसको ये दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट दिख रहे हैं, लेकिन इसके पहले का भी ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा है और इसके बाद का भी ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा है। ठीक है, अब आप देखिए, आपको पता है कि प्रेस बायोपिक केस में दोनों तरह के डिफेक्ट आते हैं। मायोपिया भी होता है और हाइपरमेट्रोपिया भी होता है। मायोपिया में क्या होता है, नजदीक वाला दिखता है और दूर वाला नहीं दिखता है। और हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, दूर वाला दिखता है लेकिन नजदीक वाला नहीं दिखता है। तो अगर हम इस वाली सिचुएशन को कवर करें कि ह्यूमन आई से ये 25 सेंटीमीटर और ये 40 सेंटीमीटर, ये बीच वाला क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि 25 के पहले की तो हम बात करेंगे नहीं, वो डिफेक्ट में काउंट नहीं होता है। तो 25 से लेकर के 40 के बीच में जो ऑब्जेक्ट है, 40 से पहले और 25 के बाद या 25 से लेकर 40 से पहले, ये जितना भी लोकेशन है, इस वाले लोकेशन के ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहे हैं। इसका मतलब ये मायोपिया से प्रभावित है कि हाइपरमेट्रोपिया से। यानी आपको दूर का दिख रहा है, नजदीक का नहीं दिख रहा है। तो जब आपको नजदीक का नहीं दिखाई देता है और दूर का दिखाई देता है, इसका मतलब ये आपका हाइपरमेट्रोपिया से प्रभावित है। ये हाइपरमेट्रोपिया वाला केस बन गया प्रेस बायोपिया के अंदर। और ये जो है जिसमें आपको नजदीक का यानी 60 वाला दिख रहा है, 60 के आगे वाला नहीं दिख रहा है, यानी नजदीक का दिख रहा है, दूर का नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये आपका निकट दृष्टि दोष यानी कि मायोपिया से प्रभावित हो गया है ना, मायोपिया से प्रभावित हो गया। तो चाहे आपका मायोपिया का केस बने, चाहे आपका हाइपरमेट्रोपिया का केस बने, अब आपसे जैसे इन्होंने पूछा यह है कि 25 सेंटीमीटर वाला ऑब्जेक्ट इनको देखना है, तो 25 सेंटीमीटर वाला ऑब्जेक्ट इनको देखना है, इसका मतलब नजदीक वाला देखना है जबकि दूर वाला दिखाई दे रहा है। इसका मतलब पूरा का पूरा सवाल ये बन गया हाइपरमेट्रोपिया का, है ना, हाइपरमेट्रोपिया का, कि अब हमें 25 वाले ऑब्जेक्ट का इमेज 40 पर बनाना होगा, तब हमें ये दिखाई देगा, क्योंकि 40 तक इनको दिखता था। ठीक है, अगर सपोज ये कहते कि इधर वाला कोई ऑब्जेक्ट है और उसको इन्हें देखना है, तो अब ये केस बन जाएगा आपका मायोपिया का, क्योंकि ऐसे में इधर दूर वाले ऑब्जेक्ट का इमेज हमें कहां बनाना होगा, 60 सेंटीमीटर पर। तो आपको ध्यान रखना है कि जहां पर भी दिखाई देता है वहीं पर इमेज बनाना है। इधर के पहले का हर एक ऑब्जेक्ट देखने के लिए इमेज 40 पर बनेगा और इधर के बाद वाले हर एक पॉइंट का इमेज इसको देखने के लिए 60 पर बनाना होगा। तो ये सवाल यहीं पर इसी दायरे में है, हमसे इससे कोई मतलब नहीं है कि यहां पर कहां तक दिख रहा था, सिर्फ यहां तक की बात है। 40 तो दिखता था तो 25 वाले को 40 पे पहुंचा दीजिए, यानी u बराबर रख लीजिए माइनस में 25 सेंटीमीटर, v बराबर रख दीजिए माइनस में
40 सेंटीमीटर। दोनों माइनस में क्यों? क्योंकि दोनों इस ह्यूमन आई के लेफ्ट में है, साइन कन्वेंशन से दोनों निगेटिव हो गए। तो आपको जो लेंस यूज करना है उस लेंस का पावर बताना है। तो पहले फोकल लेंथ निकालें तो पावर भी आ जाएगा 1/f इक्वल टू 1/v माइनस में 1/u, यानी 1/v यानी कि -40 और माइनस में 1/u का मतलब -25, माइनस और माइनस मिलके प्लस में हो जाएगा 25। और एलसीएम ले लीजिए तो सिंपल सा 40 इंटू में क्या 25 डिवाइड कर देंगे, कितना हो जाएगा? ये 25 माइनस में आ जाएगा और प्लस में इसको डिवाइड करिएगा 40 आ जाएगा प्लस में। 40 माइनस 25 15 हो जाएगा, 15/में 40 और इंटू में 25। 5 से डिवाइड कर दीजिएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा। 3/में कितना? 5 गुणे 4 20 यानी कि 200। 1/f इक्वल टू 3/200। तो हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए लेंस का पावर। तो लेंस का पावर P इक्वल टू क्या होता है? P इक्वल टू होता है 100/f। तो 100 और अपान में f की जगह पर क्या रख देंगे? f की जगह पर हो जाएगा कितना? यहां से f की वैल्यू निकालेंगे तो उल्टा करना पड़ेगा ना, तो 200/3 हो जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा, इससे ये कैंसिल हो गया, 2 आ गया और इससे इसको डिवाइड कर दिया आपने कितना 1.5 है ना 1.5 और क्या हो जाएगा? अच्छा ये 100/f क्यों यूज हुआ है ना 1/f यूज हो सकता था, लेकिन 100/f क्यों यूज हुआ है? क्योंकि यहां से जो हम फोकल लेंथ निकाल रहे हैं ये फोकल लेंथ आ रहा है 200/3 सेंटीमीटर में। भाई हमने v और u की वैल्यू सेंटीमीटर में रखा तो f भी सेंटीमीटर में आएगा, और जब फोकल लेंथ सेंटीमीटर में होता है तो पावर निकालने के लिए 100/f लिखते हैं, और जब फोकल लेंथ मीटर में होता है तो 1/f लिखते हैं, तो इसलिए 100/f। ठीक है, तो 1/5 क्या हो जाएगा? डायोप्टर। ठीक है, यानी इस समस्या को दूर करने के लिए 1.5 डायोप्टर का एक कॉन्वेक्स लेंस यूज करना होगा, तब जाकर के 25 या इधर के आसपास के सारे ऑब्जेक्ट भी इनको दिखाई देंगे। ठीक है, तो वही एक लाइन जो हमने आपको बताई कि जहां तक दिखाई दे रहा है वहीं पर इमेज बना देना है तो ऑब्जेक्ट आपको दिखाई देने लगेगा। इस लाइन को याद रखिए, इस डिफेक्ट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, आप ट्राई करिएगा एक बार, जो भी बुक्स आपके पास अवेलेबल है उनसे। चलिए, ये तो प्रिज्म वाला क्वेश्चन दोबारा से हो गया, ये तो पीछे हमने डिस्कस कर लिया था। ये वाले क्वेश्चन को देखिए कि अ डिफेक्टिव आई कैन नॉट सी द क्लोज ऑब्जेक्ट्स क्लियरली बिकॉज देयर इमेज इज फॉर्म्ड। यानी कि एक डिफेक्टिव आई है, एक दोष युक्त नेत्र है और उसमें नजदीक वाले ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई देते। तो नजदीक वाले नहीं दिखाई देते इसका मतलब दूर का दिखाई देता है। तो जब दूर में दृष्टि काम करे और बाकी सब में दोष आ जाए, इसी को हम दूर दृष्टि दोष या हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं। और हाइपरमेट्रोपिया के केस में हमने आपको बताया कि हाइपरमेट्रोपिया के केस में होता क्या है कि दूर का ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, नजदीक वाला नहीं दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि इसका जो इमेज है वो दूर बन जाता है। दूर दृष्टि दोष में जो इमेज है वो दूर बन जाता है। दूर का मतलब रेटिना से ये बाहर चला जाता है, यहां पर बनता है इमेज, यहां पर है हमारा रेटिना, है ना। तो नजदीक का ऑब्जेक्ट नहीं दिखने का कारण यही है कि इमेज जो है रेटिना से बाहर चला गया। ये आपका दूर दृष्टि दोष है, सीधा सीधा हाइपरमेट्रोपिया का केस है। इसको दूर करने के लिए आपको एक ऐसा लेंस चाहिए जो इस लाइट को कन्वर्ज करे और कन्वर्ज करके उसको रेटिना के ऊपर पहुंचा दे। इसका मतलब एक कन्वर्जिंग लेंस लगाना होगा, ये इसको कन्वर्ज करेगी और अब ये लेंस इसको कन्वर्ज करके रेटिना पर पहुंचा देगी, तो आपको इसका इमेज दिखाई देने लगेगा। ठीक है, तो इसलिए आप कह सकते हैं कि हाइपरमेट्रोपिया का केस है और जो इसमें इमेज बनेगा वो रेटिना से बाहर बनेगा। जो इसमें लेंस यूज होगा वो कॉन्वेक्स लेंस यूज होगा। ये सिर्फ और सिर्फ कारण पूछ रहे थे, तो इमेज जो है रेटिना से दूर चला गया, यानी कि जो ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जो ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट हो जाएगा। और इस क्वेश्चन में अगले वाले में देखिए, द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन इज 25 सेंटीमीटर इफ द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस इज 10 सेंटीमीटर इट एक्ट्स एज अ सिंपल माइक्रोस्कोप ऑफ मैक्सिमम मैग्निफिकेशन। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि इसमें लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन सबको पता है, डी की वैल्यू होती है 25 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ इन्होंने दिया है कॉन्वेक्स लेंस का कितना, तो ये प्लस में हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। करें कि अगर ये कॉन्वेक्स लेंस अगर एक सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह काम करे तो इसका मैक्सिमम मैग्निफिकेशन कितना होगा। तो सिंपल माइक्रोस्कोप के मैग्निफिकेशन या मैग्नीफाइंग पावर का फार्मूला एक तो होता है 1 + d/f और दूसरा होता है m = क्या d/f, है ना। और ये पहला वाला केस तब आता है जब फाइनल इमेज d डिस्टेंस पर बनता है, दूसरा केस तब होता है जब फाइनल इमेज इंफिनिटी पर बनता है। अब इन्होंने इनको कंडीशन से मतलब नहीं, इन्होंने इनको कहा है कि इन्होंने की मैक्सिमम मैग्निफिकेशन चाहिए। तो मैक्सिमम तो आप देखिए यहीं पर है ना, 1 + d/f है, ये तो सिर्फ d/f है, तो बस यही यहीं से आंसर आ जाएगा। मैक्सिमम मैग्निफिकेशन 1 + d/f, यानी ये 25 और बटे में कितना 10 डिवाइड करिएगा तो ये हो जाएगा 2.5 प्लस में 1 यानी कि 3.5, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन 3.5 आ जाएगा।
ठीक, चलिए तो अगले सवाल में कह रहे हैं कि द रेजोल्यूशन लिमिट ऑफ द आई इज 1 मिनट। ये तो आपने पीछे पढ़ा भी कि ह्यूमन आई का जो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन होता है वो 1 मिनट होता है। मतलब दो ऑब्जेक्ट के बीच की मिनिमम डिस्टेंस 1 मिनट से कम नहीं होनी चाहिए। मतलब वो दोनों ऑब्जेक्ट कम से कम हमारी आंख पर 1 मिनट का एंगल बनाए। इससे कम अगर वो एंगल बना रहे हैं तो वो ऑब्जेक्ट हम क्लियरली नहीं देख सकते अपने नेकेड आई से। ठीक है, करेंगे एट अ डिस्टेंस x किलोमीटर फ्रॉम द आई टू पर्सन्स स्टैंड विथ अ लेटरल सेपरेशन ऑफ 3 मीटर। मतलब ह्यूमन आई से x किलोमीटर की डिस्टेंस पर दो व्यक्ति हैं और एक दूसरे से 3 मीटर की डिस्टेंस पर खड़े हैं। तो कह रहे हैं फॉर द टू पर्सन्स टू बी जस्ट रिजॉल्व्ड बाय द नेकेड आई x शुड बी। यानी सिचुएशन आप समझिए कि सिचुएशन ये है कि अगर यहां पर सपोज ये ह्यूमन आई है तो ह्यूमन आई पर पहली बात तो ये दोनों ऑब्जेक्ट कितने एंगल बनाएं कि आपको ये दोनों ऑब्जेक्ट जस्ट रिजॉल्व वाली कंडीशन में दिखाई देंगे। तो ये एंगल या एंगुलर सेपरेशन होना चाहिए 1 मिनट का। ठीक है, अब सवाल में ये कह रहे हैं कि इस ह्यूमन आई से x किलोमीटर की डिस्टेंस पर दो व्यक्ति हैं और दोनों एक दूसरे से 3 मीटर की डिस्टेंस पर खड़े हैं। तो ये दोनों व्यक्ति इनको जस्ट रिजॉल्व वाली कंडीशन में दिखाई देंगे, यानी ये दोनों व्यक्ति इनको क्लियरली दिखाई देंगे। इसके लिए x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? सिंपल सी बात है कि ये दोनों व्यक्ति इनको क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब ये दोनों व्यक्ति इस लेंस से, इस आई से इतनी दूर पर है कि ये मिल करके यहां पर जो एंगल बना रहे हैं वो 1 मिनट के बराबर बना रहे हैं, तभी तो दिखाई देंगे, क्योंकि लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन 1 मिनट है। यानी ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस ऐसा होना चाहिए कि ये दोनों मिलकर के 1 मिनट का एंगल बनाए, तो फिर ये बिल्कुल दिखाई देंगे। तो यानी आप यहां पर ये फार्मूला यूज कर सकते हैं, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। आपको आर्क पता है, आपको रेडियस पता है, लेकिन आपको एंगल का ध्यान रखना है कि यहां से जो एंगल होगा वो एंगल किस में आता है? ये एंगल रेडियन में आता है। तो सबसे पहला काम यह है कि जो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन की वैल्यू दिया हुआ 1 मिनट, उस 1 मिनट को आप पहले रेडियन में कन्वर्ट करिए। तो 1 मिनट को पहले डिग्री में कन्वर्ट करिए, 1/60 करेंगे, ये डिग्री में हो गया। और इस डिग्री को पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब ये पूरा का पूरा किस में हो गया? रेडियन में। तो 1 मिनट को हमने रेडियन में कन्वर्ट किया तो ये वैल्यू आ गई। और इतना ही एंगल ये लोग मिलके बनाएंगे तभी वो ऑब्जेक्ट या वो दोनों व्यक्ति क्लियरली दिखाई देंगे, है ना। तो यहां पर हम इस फार्मूले में रख सकते हैं थीटा की जगह पर अब ये पूरी वैल्यू रखेंगे, 1 मिनट नहीं रखेंगे। तो ये 1/60 और इंटू में पाई बाई 180 इज इक्वल टू, अब देखिए आर्क जो है, ये जो आर्क है ये 3 मीटर है और ये जो एक्स है वो किलोमीटर, और आपको एक्स की वैल्यू चाहिए किलोमीटर में। तो एक काम कर सकते हैं, इस 3 मीटर को ही किलोमीटर में कन्वर्ट कर लेते, 3 × 10⁻³ अब ये किलोमीटर में हो गया 1000 से डिवाइड करके, और अपान में क्या हो गया? एक्स। इसको अब आप सॉल्व करेंगे तो एक्स की वैल्यू सीधे और सीधे आपको किलोमीटर मिल जाएगी। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? एक्स इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 3 × 10⁻³ इंटू ये हो जाएगा आपका 60 × 180 और अपान में हो जाएगा पाई। आप देखिए पाई की वैल्यू होती है 3.14 और ये 3 है, तो लगभग इससे इसको कैंसिल करेंगे तो 1 आएगा। यहां पर 2 जीरोस कटेंगे तो ये 10⁻³ है वो 10⁻1 बनेगा, और 18 × 6 करेंगे तो 108 आएगा, और ये 10⁻1 का मतलब 10 से डिवाइड करेंगे लगभग 10.8 आ जाएगा, और किलोमीटर भी आ जाएगा। मतलब इन दोनों ऑब्जेक्ट की इस ह्यूमन आई से जो डिस्टेंस होनी चाहिए वो लगभग 10.8 किलोमीटर होना चाहिए। ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ, लेकिन इसके सबसे नजदीक का जो ऑप्शन है वो है 10 किलोमीटर। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है।